अस्सलाम वालेकुम जनाब। काइंडली फीडबैक दे दीजिएगा। मेरी स्क्रीन, मेरा कैमरा और मेरी आवाज़ तीनों क्लियर है? अगर आप फ़ैमिलियर नहीं है सॉफ्टवेयर से तो लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो तो राइट साइड पे ऑप्शन आ रही होती है क्वेश्चंस की। आप वहाँ पे क्लिक करके और अपना रिस अगर आप मोबाइल से आपने जॉइन किया हुआ है तो टॉप पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा होगा, वहाँ जाके लिख सकते हैं क्लियर। तो आपका फीडबैक आएगा तो उससे थोड़ा-सा आइडिया होगा कि आवाज़ और कैमरा चीज़ें क्लियर हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। एक स्टूडेंट का रिप्लाई आ गया, आप एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें। राइट साइड पे टैब बना हुआ आ रहा होगा क्वेश्चंस का, अब वहाँ जाके क्लिक करके जो लिखेंगे वो मेरे पास यहाँ नज़र आएगा और मोबाइल वालों पे टॉप पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ आएगा। तो थ्रू आउट द सेशन होता ये है कि ओरिएंटेशन में रैंडम स्टूडेंट्स होते हैं, हमने लिंक शेयर किया हुआ होता है तो वो आपस में जॉइन कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा मैस क्रिएट होने का खदशा होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस लिंक पे जो लोग आए हुए हैं उनकी वन वे कम्युनिकेशन हो, तो मुझे आप सब नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप सबके सब कमेंट्स और क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों या बस मेरे से ही जो बातचीत है वो नज़र आ रही है। तो थोड़ा-सा कहानी को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम क्या किस पर्पज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। एक लिंक आपसे शेयर हुआ था, जिसका मकसद ये था कि हम एक ओरिएंटेशन करें और हम समझें क्लाउड डायनामिक्स क्या चीज़ है, चीज़ों को किस तरह से हमने लेके चलना है, हमारी क्या अप्रोच होगी और वो सारी चीज़ें। मैं ज़रा अपने आस-पास की सारी डिवाइसेज़ को साइलेंट कर लूँ ताकि आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो। साइलेंट ही थी ऑलरेडी बेचारी। तो समझेंगे कि इसमें क्या है, किस तरह से है। एंड पे एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, लेकिन मीनवाइल अगर कोई चलते-चलते कोई बात आप अचानक से पूछना चाहें, तो आप पूछ लें। मुझे यहाँ पे सामने आपके क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। मैंने एक सेकंड स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस ओपन किए हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको जवाब दे रहूँगा। मुझे सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए ये कि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं। आप एक दफ़ा येस लिख के क्वेश्चन में येस लिख दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि आपने इंटरेक्ट कैसे करना है। 2 येस मौसूल हो चुके, 3 4 ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गुड हो गया। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेरे पास अब तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग-अलग ऐसे मैसेजेस हैं जो सिर्फ फीमेल्स के नेम से हैं। तो मतलब सिर्फ फीमेल्स ही आई हुई हैं, मेल्स कहाँ हैं? दोस्तों, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठंडा सा ही मामला लग रहा है। मेरे पास अटेंडीज में इस वक्त अगर मैं नाम देखूं तो हैं, मेल हजरात हैं हमारे पास। ठीक हो गया जी। यस से मुझे पता लग गया कि आप सही तरह से फोकस के साथ हैं। हम करने जा रहे हैं सबसे तगड़े पेपर की ओरिएंटेशन। मुझे बड़े अरसे बाद ये कहने का मौका मिला है। मैं ऐसा कहा करता था 2021 तक। 2021 में तक जो लोग कैफ में आते थे तो मैं उन्हें कहता था कि जी इस वक्त हम सबसे भारी पेपर की ओरिएंटेशन कर रहे हैं। हुआ ये था कि 2021 में एक स्कीम आई थी जिसने सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ, और 100-100 नंबर का उन्होंने पेपर कर दिया था जिससे सिलेबस हाफ रह गया था। 2025 में इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, बहुत मजे लग गए बच्चों के, अब एक काम करते हैं सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। हमें ये लग रहा था कि जब वो जोड़ेंगे तो दोनों में से 30-40% सिलेबस खत्म करेंगे, जोड़ेंगे, पिछले जैसा नहीं लेकिन थोड़ा-सा मुनासिब साइज़ का पेपर बन जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस जोड़ने वालों ने जो है ना वो बिल्कुल कोई हया नहीं की और उन्होंने बस ऐसे करके जोड़ा है और उन्हें एक आध जो बहुत ही गैर ज़रूरी सी चीज़ लगी उसको माइनस किया है। तो इस टाइम पे ये सिलेबस वाइज एक बड़ा ह्यूज पेपर बन गया है और अब ये एक चैलेंज होगा। ग्रुप ए में इन्होंने इस पेपर को ऐड कर दिया है, बीलो सीलो दोनों ऐड कर दिए हैं, तो अब इसका सिलेबस काफी लेंथी होगा, इससे लड़ना एक जरा मुश्किल काम होगा। तो अब थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझते हैं, सब्जेक्ट का क्या मामला है, किस तरह से है। आज जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन हमारा पहला स्टेप होता है एट नियर बियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में आए हुए थे, एडमिशन लिया हुआ था, वो पूछ रहे थे जी हमारी कहानी कैसे शुरू होगी, हम पढ़ेंगे कैसे, तरतीब तो भी पुरानी है, मॉड्यूल्स पूरे नहीं बने हुए। तो हमारा प्लान ये आने वाले मंडे से इसको हमने स्टार्ट करना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि अलग-अलग टाइम पे आ रहे होते हैं तो वो आते जाते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि ओरिएंटेशन होगी जिसमें टीचर आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा कि क्या होगा और किस तरह से होगा। तो अभी कोर्स का स्ट्रक्चर जो है वो अभी ओवर वीकेंड रीस्ट्रक्चर होगा और मैं अभी आपके सामने एक शेड्यूल शेयर करूंगा, हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो इस वक्त हम जो इकट्ठे हुए हैं वो हम 2 चीजें समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड द पेपर। प्रोसेस क्या है हमारा, हम पढ़ेंगे कैसे और हमारा जो पेपर है वो क्या है, उसका क्या मिजाज है, वो किस तरह से चल रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इस ऑनलाइन पैकेज में शामिल क्या है ये समझेंगे, क्योंकि नियर पियर एक डिफरेंट तरीके से ऑनलाइन फोकस मोड में चल रहा होता है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। फिर हमारा स्केड्यूल क्या होगा, हमारे लेक्चर, लाइव सेशन, टेस्ट किस तरह से होंगे, हम टीचर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे,
प्रॉब्लम्स होंगी तो हमने किससे राब्ता करना होगा, बुक कौन सी फॉलो करनी है, क्या इश्यूज हैं इस पेपर के, रीसेंट चेंजेस ICAP ने क्या की हैं किताब में ताकि आपको पता हो, सिलेबस की आउटलाइन और डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स के इस पेपर को कैसे पास करना है। नीचे यहाँ पे जो है वो फिदवी का नाम लिखा हुआ है, तालिब दुआ आतिफ आब्दी FCA कहते हैं थोड़े बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जिसको CA किए कम से कम 10 साल से ऊपर टाइम हो चुका होता है, तो वो FCA यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट साइड पे जो है वो टीम जज्बाती होकर कुछ बातें उन्होंने लिख दी। ये पेपर जिस वक्त कंबाइंड था तो उस टाइम पे भी अल्लाह का शुक्र है कि सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते थे। बैक इन 2021 जब ये आखिरी दफा कंबाइंड पेपर था तो 3000 स्टूडेंट्स ने हमसे पढ़ा था, आउट ऑफ 9000 हमारे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट भी आया था। तो जिस वक्त ये कंबाइंड पेपर होता था तो उस टाइम पे लोग जाते थे किसी सीनियर टीचर के पास कि ठीक है वहां जाएंगे और वहां ये पढ़ेंगे। जब ये पेपर छोटा हो गया 2022, 23, 24 में, तो ये लोग यूट्यूब से भी कर लेते थे, लोग किसी भी नए टीचर से भी कर लेते थे, सेल्फ स्टडी पे भी कर लेते थे। लेकिन अब जब ये दोबारा जुड़ गया है तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसमें टीचर की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए टीम ने यहाँ स्टैट्स लिखे हैं कि हमारे लास्ट ईयर्स में 3 मेरिट सर्टिफिकेट आए हैं बिजनेस या कंपनी लॉ में, अभी दोनों जुड़ चुके हुए हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कंबाइंड पेपर में, लेकिन ये है कि बिजनेस लॉ में फिर 2 दफा कंपनी लॉ में, तो ये 3 मेरिट सर्टिफिकेट लगातार पिछले 3 साल में हमारे आए हैं। मेरिट सर्टिफिकेट अगर आपके लिए नया वर्ड है तो CA में अगर एक पेपर में आप टॉप करते हैं तो उसमें पूरे पाकिस्तान में टॉप करते हैं तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। और 1-2 ऐसे पेपर हैं जैसे रिपोर्टिंग और ऑडिट जिसमें अगर आप टॉप करते हैं तो मेरिट सर्टिफिकेट को के लफ्ज को बदल के वो कर देते हैं गोल्ड मेडल। तो पिछले 3 साल में हमारे 3 मेरिट सर्टिफिकेट आ चुके हैं। अभी 2025 की ऑटम का रिजल्ट आना बाकी है, अगर वो आ जाए तो आई कैन से कि 3 साल में 4 मेरिट सर्टिफिकेट्स, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कुछ स्टूडेंट्स से जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले ये बताना आपको बड़ा जरूरी है कि यू अराइव्ड एट द राइट प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बारे में ज्यादा बात ना करूं। सेशन में आपने कहीं ना कहीं किसी से पूछा होगा, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 5-6 वेंचर्स हैं, एक फिजिकल कॉलेज है, ऑनलाइन में 2-3 वेंचर्स हैं, टेस्टिंग का एक सेटअप है, एक पूरी टीम है। हम लोगों के पास इस वक्त तकरीबन 150 से 200 बंदों की टीम है जो हमारे 5-6 वेंचर्स को CA से रिलेटेड चला रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मैं उन सारी चीजों को लेकर चल रहा हूँ। और इंडिविजुअली मेरा जो वजह शोहरत है वो लॉ का पेपर, और लॉ में भी स्पेसिफिकली जो कंपनी लॉ का पोर्शन है। CA फाइनल में एक पेपर कॉर्पोरेट लॉ है, उसकी 15 साल से मेरी किताब सोर्स बुक है, उसमें ICAP की किताब भी नहीं होती और लोग मेरी बुक यूज कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, इस पेपर ने बड़ी इज्जत दी है। तो मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है, मैं ऑडिट भी पढ़ाता हूँ, मैं बिजनेस भी पढ़ाता हूँ, मैं और चीजें भी पढ़ाता हूँ, लेकिन लोग मुझे ज्यादातर लॉ के हिसाब से जानते हैं। तो ये पेपर भी इस वक्त मेरा वन ऑफ द मोस्ट फीचर्ड पेपर बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी आगे बढ़ते हैं। बताने का मकसद ये था कि आप महफूज हाथों में, बस आपने मेरी सुननी जरूर है। आप सुने, फोकस से चलेंगे तो नियर पियर हमारा अवार्ड विनिंग हो रहा है। ये पिछले 3 मेरिट सर्टिफिकेट में से 2 नियर पियर पे आए थे हमारे, यानी कि नियर पियर का हमारा कोर्स बड़ा वेल ऑर्गेनाइज है और अल्लाह का शुक्र है कि स्टूडेंट्स बड़े कम टाइम में इसको तैयार करके और मेरिट सर्टिफिकेट तक पहुंच जाते हैं। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस और पेपर में हमारे चंद सवाल होंगे, प्रोसेस से रिलेटेड सवाल होंगे कुछ यूं, और फिर पेपर के बारे में जो चीजें होंगी वो इस तरह से चल रही होंगी। प्रोसेस के बारे में कि भाई क्या शामिल है हमारे ऑनलाइन क्लास पैकेज में, हमारा लेक्चर, लाइव सेशन, टेस्ट का स्केड्यूल क्या होगा, टीचर से कैसे बात करेंगे, प्रॉब्लम्स में कैसे कांटेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस, इस ऑनलाइन क्लास में हम किस तरीके से चलेंगे। देन हम आएंगे सब्जेक्ट के ऊपर और फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, इसके क्या डायनेमिक्स हैं, पास पेपर एनालिसिस इसका क्या है, ICAP की क्या अप्रोच है, इसके क्या प्लस माइनस है, ताकि हम उसके ऊपर थॉरोली डिस्कशन कर सकें। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनमें से हर सवाल हाईलाइट होता चला जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन क्लास का हमारा पैटर्न क्या होता है, किस तरह से है, और नियर पियर का एड एनवायरनमेंट क्या है, इसको हम एड टेक एनवायरनमेंट कहते हैं। हाउ पायनियर ऑफ ऑनलाइन गिव्स वैल्यू, ऑनलाइन के जो पायनियर है, कोविड आने के बाद कॉलेजेस को 2022 में 21 में 20 के एंड पे शिफ्ट होना पड़ा ऑनलाइन की तरफ, बट नियर पियर 2015-16 से ऑनलाइन पे है। तो हमें अब 10 साल पूरे होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। तो हम उसमें अपने ऑनलाइन क्लासेस को बहुत डिफरेंट तरीके से लेके चले। कॉलेजेस में क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते जो है उसकी एक वीडियो बना दी उन्होंने, वो वीडियो उठा के अपने पोर्टल पे डाल दी और बच्चों को भेज दी। अब टीचर छींक रहा है, टीचर सियासत पे बात कर रहा है, मजहब पे बात कर रहा है, शुगल हो रहा है, जुगतें चल रही हैं, छुट्टियों पे डिस्कशन हो रही है, ईद पे बात हो रही है, मुल्क के क्रिकेट टीम की डिस्कशन हो रही है, हर चीज रिकॉर्डेड है। एक बच्चा 1.25 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो देखता है और फिर क्लिप्स कर करके आगे देखता है कि भाई काम की बात मुझे कहाँ मिलेगी। टीचर पहले पिछले दिन बच्चों को डांटता है कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा, फिर उनको आगे दर्स देता है, फिर दरमियान में बैठता है। कई दफा कुछ टीचर क्लास में बैठ के चाय भी पी रहे होते हैं तो वो उसकी भी वीडियो बन रही होती है। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि दिस इज नॉट ऑनलाइन।
बाय ऑनलाइन क्लास भी मीन्स एक ऐसा तरीका हो जो लोगों को कम टाइम में ज्यादा फोकस एजुकेशन दे, लोग अपने पैटर्न पे पढ़ें, जो रात में पढ़ना चाहे वो रात में पढ़े, जो दिन में पढ़ना चाहे, लोगों का टाइम ज्यादा ना लगे, टाइम हमारा लगे, हमें कंटेंट बनाने में टाइम लगे, उसको लगे, बट एक यूजर जब बैठा है तो उसको बिट साइज लर्निंग मिले। यानी कि नियर पीयर एडटेक एनवायरनमेंट जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ कस्टमाइज वीडियो लेक्चर होते हैं। ये 5 फीचर्स हैं जो मिलके हमारा एडटेक एनवायरनमेंट डिफाइन कर रहे होते हैं कि नियर पीयर पे एडटेक एनवायरनमेंट क्या है और इससे हमारी क्या मुराद है। कस्टमाइज वीडियो लेक्चर का क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं ये बिट साइज लर्निंग है। इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास में अगर हूं और मैंने क्लास में सवा घंटे में 2 कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन की है। अब क्लास में पहले 15 मिनट पिछले दिन का रिकैप हुआ होगा, फिर मैं डिस्कशन की होगी, फिर मैंने उसे रिपीट किया होगा, फिर मैं बच्चों से सवाल पूछे होंगे, फिर मैंने उनको डांटा होगा, फिर मैंने उनकी वो करवाया होगा रिवीजन, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट होगा, लेक्चर के एंड पे मैंने फिर से रिवाइज कराया होगा, याद कराया होगा, मेरा आप लोगों ने कल टेस्ट देना है, फलाना है फलाना है। इस सवा घंटे में से निकालते हैं काम की बात, 15 मिनट का एक टॉपिक और 15 मिनट का दूसरा टॉपिक, ये है वो टोटल काम की बात जो मेरी लेक्चर के बीच में है। नियर पीयर पे आपको 2 मोड मिलते हैं, एक को हम स्टूडियो मोड कहते हैं और एक को क्लासरूम मोड कहते हैं। स्टूडियो मोड में मैं इसी तरह से कमरे में बैठा होता हूँ, कैमरे के साथ मैं स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। क्लासरूम मोड ये होता है कि बच्चे कहते हैं सर हमें क्लास जैसा माहौल चाहिए, तो मैं एक्चुअल फिजिकल जिस कॉलेज को हेड कर रहा हूँ मैं वहां पे क्लास जो कर रहा होता हूँ, हम उस क्लास की वीडियो पकड़ते हैं और उसको बिट साइज लर्निंग पे तोड़ के टू द पॉइंट कंटेंट लेके आते हैं। तो अगर मैं एक सब्जेक्ट को 100 घंटे में खत्म कराऊंगा फिजिकल कॉलेज में, तो एट नियर पीयर वो 35 घंटे में खत्म हो जाएगा, 100% वही कंटेंट होगा, गैर जरूरी बात स्किप हो गई होगी और बच्चे का टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जो कस्टमाइज वीडियोस हैं ये टाइम सेव करती हैं, ये ज्यादा डिलीवर करती हैं कम टाइम में, ये पर्पसफुली बनी गई होती हैं, रिकॉर्ड की गई होती हैं, तो ये बिट साइज लर्निंग है। तो नियर पीयर पे जो हमारी जो पढ़ने का तरीका है उसमें सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारा प्री एडिटेड वीडियोस, पूरी क्लास एज इट इज उठा के कचरे के तो उसको टीम ने केयरफुली देखा है, एडिट किया और उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन है वो है एक आपकी वो फोकस होता है। आज आप रील्स देख रहे होते हैं 30 सेकेंड 1 मिनट, इससे ऊपर आपकी टेंशन बड़ी मुश्किल से जाती है। ऐसे में 1.5 घंटे का लेक्चर लोगों से हजम नहीं होता, लेकिन हमारा जो लेक्चर 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का है वो आप एक सेटिंग में देख के और आप उसको कवर कर लेते हैं। कई दफा 8 मिनट, कई दफा 5-4 मिनट का भी होता है। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो है, हमारी कोशिश है लोग वीडियो चलाएं, वीडियो खत्म हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप अपने पास नोट करें और आपको हो कि ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। तो दिस इज बिट साइज लर्निंग नंबर 1। नंबर 2, 24/7 एक्सेस टू टीचर और उसकी टीम। होता ये है कि ऑनलाइन क्लास में कॉलेज ने आपको अपना जो चल रहा है वो डेली उठा के आपके पोर्टल पे डालते जा रहे हैं। अब बच्चों में और कॉलेज में फासला है, टीचर तो अपनी क्लास में मौजूद है, वो तो अपनी क्लास के बच्चों को देख रहा है। तो हम यहाँ हमेशा मानते हैं कि एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हो और उस व्हाट्सएप ग्रुप में टीम मौजूद हो, टीचर तक एक्सेस हो, टीएस तक एक्सेस हो, अदर क्लासमेट्स हो, और आपको फास्टेस्ट इजीएस्ट मोड में जवाब मिल जाए। इवन आपने सवाल बोल के पूछने हैं तो आप वॉइस नोट में वहां पे बोल के भी पूछ सकें। तो आपको 24/7 एक्सेस होती है टीचर और उसकी टीम से। आपको कोई मसला रात 2 बजे पढ़ते मसला है, आप कम से कम सवाल डाल दें, उसको किसी ने नहीं भी देखा तो आपको अगले दिन सुबह कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे देगा। तो आप जब हर बंदा अलग अलग कमरे में बैठा हुआ है, उससे उसको लगता है कि मैं अकेला रह गया, मैं जी साहिवाल में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ और मैं तो खुद से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो ऐसे में मेरे क्लास फेलोज कौन है, वो क्या है, तो उनसे इंटरेक्ट किस तरह से करना है। तो व्हाट्सएप क्लासरूम जो है ना, जिसको हम कहते हैं हमारा व्हाट्सएप क्लासरूम बन जाता है कि यहाँ पे फिर आप जो है वो अपने व्हाट्सएप फेलो से, अपनी क्लास फेलो से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां लिखते हैं कि यार क्या बाकियों को भी कंपनी के कॉन्सेप्ट मसला आ रहा है, तो वहां 2-3 लोग और आ जाते हैं, एक डिबेट शुरू हो जाती है, तो उससे आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आती है। तो नंबर 1 हमारे पास कस्टमाइज वीडियो लेक्चर्स है, नंबर 2 हमारे पास व्हाट्सएप पे फुल फ्लेज सपोर्ट होती है। नंबर 3 वीकली टेस्टिंग सिस्टम। ऑनलाइन के पोर्टल्स में एक बहुत बड़ा गैप होता है, टेस्टिंग नहीं हो रही होती। एट नियर पीयर वी बिलीव इन एग्रेसिव टेस्टिंग। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ी कम होती है, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है। टीचर अपनी टीम के साथ आपके पीछे होता है, आप घर बैठे सो रहे होते हो, आपको हम व्हाट्सएप में मैसेज करे होंगे भाई टेस्ट देना है, आपका टेस्ट नहीं आया, अभी तक टेस्ट नहीं आया। हम आपको पिंच करेंगे, आपको बार बार कहेंगे कि भाई आपने टेस्ट देना है, आपका टेस्ट अभी तक सबमिट नहीं हुआ, ये मसला है वो मसला। तो यहाँ हमारे वीकली टेस्टिंग होती है और उसमें एक दफा मिड टर्म हाफ सिलेबस का और एक फाइनल मॉक फुल सिलेबस का 3-3 घंटे का हम लेते हैं। एक पूरी डेडिकेटेड टीम है, हमारा एक और वेंचर होता है उसको हम कहते हैं सीए नोट्स। सीए नोट्स के ऊपर एक टेस्टिंग की टीम होती है, उसमें इंडिविजुअली लोग मौजूद होते हैं, वो टेस्टों को देख रहे होते हैं। वहां उस पोर्टल पे हम टेस्ट वगैरह डालते हैं, तो मेरे साथ एक टीम मेंबर अगर ग्रुप में साथ साथ भी है तो वो उस पोर्टल पे जाके उस टेस्टिंग को मॉनिटर कर रहा होता है। तो एक वीकली टेस्टिंग का यहाँ पे निजाम है कि जो आपने हर वीक जो पढ़ा है आपने ओवर वीकेंड उसको टेस्ट देना है, सैटरडे या संडे, इन 2 दिनों में से आप एक दिन चूज करते हैं पूरे हफ्ते। फर्ज करें आपने
थर्सडे तक नहीं पढ़ा था। तो फ्राइडे पे भी अगर आप इरादा करके बैठे तो शायद आप 1.5-2 घंटे में उस पूरे वीक का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे वीडियोस में, और फिर आप सैटरडे के टेस्ट के लिए तैयार बैठे होंगे। तो हमारा वीकेंड हमेशा टेस्ट डे होगा, और हर वीक स्टार्ट होगा पहले क्लासेस, फिर उसके बाद आपका वीक के एंड पे टेस्ट, और अगले वीक के स्टार्ट में मैं आपके सामने मौजूद हूँगा। वो क्या है? वो हमारा चौथा फीचर है, व्हिच इज वीकली लाइव सेशन। ये वॉइस डिस्कशन सेशंस है। होता क्या है, व्हाट्सएप के अंदर आपने सवाल पूछा, 2-3 बार टीचर का जवाब आ रहा है, आपका सवाल जवाब आगे पीछे हो गया, आप पूछ रहे थे, अच्छा अब आप उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो 3-4 दिन उस डिस्कशन पे लग रही है। मैं ये बिलीव रखता हूँ कि अगर कुछ बच्चों को हमने एक ऑनलाइन क्लास सेल की है, तो इसका ये मतलब नहीं कि टीचर किसी तीसरे मोहल्ले जाके बैठ गया है, कि टीचर ने क्लास एक दफा रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद सो रहा है और वो नोट कमा रहा है। ऐसा नहीं होगा। एट नियर पियर सारे टीचर इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि वो आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी फर्क हो सकती है, हो सकता है अकाउंटिंग वाले लोग 2-2 हफ्ते में एक लाइव सेशन करें, हो सकता है कोई महीने में एक लाइव सेशन करे 5-6 घंटे का। फॉर माय सब्जेक्ट मैं हर वीक एक लाइव सेशन कर रहा हूँ। हम लोग एक स्टैंडर्डाइज डे पे इकट्ठे होंगे, और उस दिन जो भी हमारा वो होगा, कंफ्यूजन होगी, परेशानी होगी, हम उसको कवर कर रहे होंगे। तो वीकली लाइव सेशन से क्या होगा, जिस तरह से भी मैं आपके सामने हूँ, आप लोगों की आवाज बंद है, आप लोग चैट करके लिख सकते हैं। गो टू वेबिनार का एक और ऑप्शन होता है, गो टू मीटिंग। हम वीकली गो टू मीटिंग में इकट्ठे होंगे। आपका माइक भी ओपन हुआ होगा, मेरा माइक, मेरा कैमरा ओपन होगा, मैं इसी तरह से सामने बैठा हूँगा, और आप में से एक स्टूडेंट बोलेगा, सर मुझे चैप्टर 1 के इस कॉन्सेप्ट में मसला है, मैं जवाब दूंगा, उसके ऊपर एक डिबेट होगी, एक और सवाल आएगा। तो हम सिर्फ सवालों के लिए इकट्ठे होंगे। अगर मैं 6 दिन फिजिकल क्लास पढ़ा रहा हूं, तो हर दिन बच्चे 5-7 मिनट सवाल पूछ पाएंगे, 10 मिनट पूछ पाएंगे। ये हमारा लाइव सेशन सिर्फ सवाल जवाब का होगा। तो पूरे हफ्ते में सवाल जवाब में उतना फायदा नहीं होता क्लास में, जितना एक डेडिकेटेड हमारे लाइव सेशन में होता है। तो मैं आपके सामने मौजूद हूँगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं समझ आ रहा और टेक्नोलॉजी का मसला आ रहा है तो मैं भाग गया। मैं हर वीक आपको नजर आ रहा हूँ, एक खास दिन पे मैं भी आपको स्केड्यूल वगैरह सारे दिखाऊंगा। एक खास दिन पे मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। हमने एक टाइम रखा हुआ होगा, उस टाइम पे हम हर हफ्ते मुलाकात करेंगे। तो ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर अलग है, टीम अलग है, और बच्चे अलग बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम वीकली मिलेंगे, मैं वीकली पूछूंगा क्या चल रहा है। आप वीकली जो कंफ्यूजन होंगी, सर हमें पढ़ा नहीं जा रहा, सर ये कैसे करना है, सर वो कैसे करना है, कंटेंट रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। दैट इज वीकली लाइव सेशन। और देन पांचवी हमारी आखिरी चीज आ जाती है, इसको हम कहते हैं माइंड मैप्स या हैंडआउट। हम जो पढ़ रहे हैं, मेरी स्लाइड्स का डाटा जिस किताब से निकला होगा, वो किताब आपको सॉफ्ट में शेयर होगी। गूगल ड्राइव का आपके पास लिंक आ जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि उस गूगल ड्राइव के लिंक को इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दें, इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दें। आप वहां जाते हैं तो मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी और वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। अभी चूंकि वी आर कन्वर्टिंग टू न्यू स्कीम, तो इसलिए थोड़ा सा 2-3 दिन इस प्रोसेस में लगेंगे वहां पे अवेलेबिलिटी। लेकिन कहने का मतलब है कि गूगल ड्राइव का लिंक मौजूद होता है, आप उसको ओपन करते हैं, आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर सारा मटेरियल मौजूद होता है। प्रैक्टिस हो, सवाल हो, जवाब हो, नोट्स हो, जो कुछ भी हो। एक सवाल मेरे पास आया है कि सर हमने आईकेप की बुक से थ्योरी याद करनी है या आपकी स्लाइड से। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों के जवाब दूंगा। इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, और बाय द एंड आप चीजें सुन लेंगे। तो थोड़ा सा आप देखें लाइव सेशन में कितनी बरकत होती है। हमने शुरू थोड़ा सा लेट किया था, और थोड़ी सी डिस्कशन में कितना ज्यादा रिच कंटेंट डिस्कस हो गया। तो अगर वीकली में आपसे एक दिन मिल रहा होगा, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त काम हो रहा होगा। तो ये 5 चीजें हैं। अगर आप, मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले आपने, पहला स्टेप ये है कि आपने लेक्चर दिए। वो लेक्चर्स के लिए आपके पास एडिटेड स्मार्ट किस्म के लेक्चर्स मौजूद थे, वीडियोस मौजूद थे। दूसरा स्टेप, आपने एंड ऑफ वीक पे टेस्ट दिया, जो कि हमारा वीकली टेस्ट अवेलेबल था। तीसरा स्टेप, आप लाइव सेशन में आए और आपने मेरे से सवाल जवाब पूछा कि सर ये क्या है, ये किस तरह से, ये किस तरह से होगा। तो हमारा हर वीक स्टार्ट होगा पहले आपकी पढ़ाई से। आपको 1 हफ्ते का मैं टारगेट दूंगा, वो आप 2 दिन में पूरा कर लें, 5 दिन में पूरा करें, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप शादी पे गए हुए थे, 3 दिन बाद वापस आए, पैनिक हो गए, कोई बात नहीं। अगर आपकी फिजिकल क्लास होती तो आपके सवा घंटे के 4 लेक्चर गुजर चुके होते। यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप एक दिन अच्छा बैठेंगे, 3-4 घंटे में आप पूरा वीक का भी कवर कर सकते हैं। तो पढ़ना अपने पेस पे, रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, या किस टाइम पे पढ़ना है, ये आपने डिसाइड करना है। मैं वीक का आपको उतना मुनासिब टारगेट बता दूंगा जो मेरी नजर में इतना है मुनासिब कि एक स्टूडेंट उसमें कवर कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आंसर वगैरह से करके तो फिर आपका पूरे वीक का लूप कंप्लीट हो जाएगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। फिर एक टाइम आएगा आपको चीजें भूल गई होंगी, हम 1 हफ्ते का ब्रेक लेंगे और एक मिड टर्म की तरफ आ जाएंगे। फिर दोबारा से हम आगे बढ़ेंगे, चलते 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 फिर जब एंड ऑफ सेशन होगा तो हम एक फुल मॉक ले रहे होंगे। अभी मैं वो सारा स्केड्यूल आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास 7-7 सवाल आ रहे हैं, कुछ सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ और कुछ को मैं एंड की डिस्कशन के लिए रख रहा हूँ।
पहले सवाल को हमने समझ लिया कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन आवर ऑनलाइन क्लास पैकेज, तो मैंने आपको बताया कि इसमें 5 चीजें, ये 5 कंपोनेंट हैं जो नियर पीयर पे क्वालिटी की ड्राइविंग मानी जाती है। यानी कि ये 5 चीजें, वीडियोस, व्हाट्सएप, नोट्स, लाइव सेशन, टेस्टिंग। ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जो ज्यादातर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे उस तरह से नहीं मिलती, और मिल भी जाए ना सिंबॉलिकली बस रखा हुआ होता है कि भाई देख लेना, कर लेना। इधर हमारी टीम आपके पीछे पड़ी रहेगी, आपको व्हाट्सएप में सवाल पूछें, वहां सपोर्ट मिलेगी आपको। हाँ, आप अभी तक थोड़ा सा ऑफेंड हो रहे होंगे, जी हम आए हुए हैं, हमें कोई बता नहीं रहा, इसलिए कि इस वक्त नई स्कीम में चीजें डायनामिकली चेंज हो रही थी, तो हमें नई स्कीम के मुताबिक अपने सारे स्केड्यूल उसको ढालना था। तो मैंने इसलिए ग्रुप में फिर मैसेज भी करवाया था कि हम इस वीकेंड के आसपास हम अपना लाइव वो करेंगे ओरिएंटेशन। तो आज से इस कोर्स की ऑफिशियल स्टार्टिंग हो रही है। ले जी, हमें अब अपना ऑनलाइन क्लास पैकेज समझ आ गया जिसमें 5 एलिमेंट्स थे। अब अगली चीज, हमारे लेक्चर्स का स्केड्यूल क्या होगा, लाइव सेशन टेस्ट क्या होगा। अब मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज लेके आ रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे तारीखें हैं, 29 सितंबर वुड बी मार्क्ड एज हमारा सिलेबस का स्टार्ट होने वाला दिन, यानी कि मंडे, अपकमिंग मंडे। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको वीक बाय वीक चीजें नजर आ रही हैं, हर वीक लिखा हुआ है मंडे टू सैटरडे चल रहा है। दरमियान में आ रहा है कंटेंट्स टू बी कवर, हम उस वीक में क्या कवर कर रहे होंगे। आपके पास मॉड्यूल्स मौजूद होंगे, आप मॉड्यूल ओपन करेंगे, मॉड्यूल में आपको लेक्चर्स नजर आ रहे होंगे, वहां पे आप चल सकेंगे। देन उसके बाद हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होंगी। हमेशा मंडे को हम लाइव सेशन की तरफ जा रहे होंगे, और जो पिछले वीक में सब कुछ हुआ है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसका टाइम हमने थोड़ा रात का रखा है ताकि दिन की आप एक्टिविटी से फ्री हो गए हो, घर के बाकी सारे काम। आपको बताओ, हर मंडे रात 8 बजे सर से मेरी मुलाकात है, और जो मेरे सवाल हैं, प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, मैंने सर से पूछनी है। तो ये आपका हर मंडे को लाइव सेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर बीच में कुछ जगह पे गैप है, वो मैं भी बताऊंगा लेफ्ट पे किस लिए। लेफ्ट साइड पे क्या है, मॉड्यूल। अब नियर पीयर को समझना है। नियर पीयर के आप पोर्टल पे जाते हैं तो वो मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ होता है। आप इस वक्त जाएंगे तो आपको सारे मॉड्यूल नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि हम बैकएंड पे वर्किंग कर रहे हैं, और ओवर वीकेंड मंडे से अब आपको इसका कंसोलिडेटेड सिलेबस, कंसोलिडेटेड कोर्स देखना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसमें क्या होता है, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 25-26 तक हम जा रहे होंगे। हर मॉड्यूल के अंदर एक इंडिविजुअल टारगेट है, या एक चैप्टर होता है, या एक थीम होता है कि हम सीलो की रिवीजन कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो आपको एक पूरा यहाँ पे सेटअप नजर आ रहा होगा, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर चीजें पड़ी भी होंगी, डेवलप हुई भी होंगी। सबसे पहले पहला मॉड्यूल होता है स्टार्टर पैक। ये जो आज हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं इसको हम स्टार्टर पैक कहते हैं। स्टार्टर पैक में आ जाता है कि कोर्स क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे, प्लस छोटी छोटी सी टिप्स, छोटे छोटे ऐसे सवाल जो आपको पता होने चाहिए जब आप एक ऑनलाइन चीज की तरफ आ रहे हैं। देन मॉड्यूल 2, कंपनी इंट्रोडक्शन, टाइप्स, चैप्टर 1, एक्सेप्ट इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी लॉ है। असल में इस वक्त मैं ना जो कंटेंट है उसके ऊपर ज्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने भी आपको ज्यादा डिटेल से बताया भी नहीं है कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे सिलेबस के डिफरेंट चैप्टर्स के मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये वीक है ना, इस वीक का टारगेट है आपने चैप्टर 10 और चैप्टर 6 करने कंप्लीट होगा। अगर आपका 3 दिन में हो गया, पूरा वीक आप चिल करें, कोई मसला नहीं। आप बस सैटरडे पे टेस्ट दे दें। आपने किसी भी वक्त पूरे सिलेबस का लोड नहीं उठाना। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे 25 चैप्टर्स हैं, इस सब्जेक्ट में 25 चैप्टर हैं। आपने एट एनी गिवन टाइम उस 1 या 2 चैप्टर्स की परेशानी लेनी है जो उस वीक का टारगेट है। तो इस ऑनलाइन क्लास में नियर पीयर पे फायदा ये होता है कि आप एक मुनासिब लोड के साथ एक कैलकुलेटेड वे में चल रहे होते हैं, और आपको कोई परेशानी ज्यादा नहीं होती। ये कंटेंट में क्या लिखा हुआ है मैं एक दफा एंड पे दोबारा रिकैप दे दूंगा जब आपको सिलेबस समझ आ चुका होगा। अभी मैंने आपको सिलेबस नहीं बताया हुआ। और राइट साइड पे सीधा साइड आप देखिए तो वो टेस्ट है। हर टेस्ट पे स्केड्यूल लिखा हुआ है। टेस्ट कब होगा, ये हमेशा वीकेंड पे होगा, सैटरडे संडेज पे हो रहा होगा। हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे को आपको सुबह अवेलेबल कर दें, और 2 दिन आपके पास हो या 1 दिन आपके पास हो, और आप उसमें उस टेस्ट को कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सामने टारगेट लिखा हुआ है, तकरीबन हम लोग 25 के करीब टेस्ट लेंगे फाइनल मॉक आने से पहले। और हर वीक एक टेस्ट हो रहा होगा, फिर बीच में एंड पे रिवीजन हो रही होगी हमारी। एंड ऑफ सेशन हम क्रैश कोर्स कर रहे होंगे, 1 वीक सीलो के लिए, एक वीक बीलो के लिए, और उसमें भी हम लोग 5-5, 4-4, 6-6 टेस्ट कर रहे होंगे, और अल्टीमेटली हम एक फाइनल मॉक देंगे, फिर हम आईकेप एग्जाम की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारी तारीखें चलते चलते हम सबसे खतरनाक तारीखों पे आ जाते हैं, विच इज 2 मार्च से 7 मार्च, जो हमारा आईकेप का एग्जाम है। उस आईकेप के एग्जाम से 2 हफ्ते पहले हम लोग मॉक के लिए तैयार हुए होते हैं, और सेशन के मिडवे राउंड कहीं पे हम एक मिड टर्म एग्जाम दे रहे होते हैं, जिसमें उस वक्त तक हमने जितना पढ़ा होता है, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल सारा सीलो का पोर्शन और 2 चैप्टर बीलो के पढ़ लिए, तो हम उस वक्त एक मिड टर्म दे रहे होंगे उस पूरे उस पोर्शन का।
ये मैप है, लेकिन मैं इस मैप की तरफ वापस आऊंगा। ये मैप आपको 4 कॉलम बता रहा है। पहले कॉलम में आपका वीक है, आप हर वीक की प्लानिंग कर सकते हैं। एक वीक आप आगे पीछे हो गए, अगली वीक कोशिश करें हमारे साथ आ मिले। आप में से कुछ लोग तेज होंगे, वो एक वीक का टारगेट पूरा कर लेंगे, उनका दिल करेगा अगले वीक की चीजें पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने तेजी से पढ़ लिया तो आप उसको ज्यादा अच्छा तैयार कर लें, आप टेस्ट दें, टेस्ट में टॉप करने की कोशिश करें। मैंने ये जो कंटेंट हर वीक का लिखा हुआ है, ये उतना है जितना एक वीक में किया जा सकता है। अब अगर आप ज्यादा तेज चलेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, और फिर आप क्लास से दूर हो जाएंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं डिविडेंड का, आप पहुंचे होंगे किसी और चैप्टर पे, तो आपको समझ नहीं आएगा। लाइव सेशन में लोग उस वीक का सवाल पूछ रहे होंगे, हर लाइव सेशन में पिछले वीक में जो जो था हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारे टीम मेंबर लाइव सेशन की टारगेट में क्या करेंगे, हर मंडे वाले दिन का टारगेट सेट करेंगे कि उसमें पिछले वीक का पूरा सिलेबस भी लिख देंगे, ताकि आपको पता हो कि लाइव सेशन कैसे होगा। ग्रुप में सुबह में लिंक आ जाया करेगा कि जी आज शाम में हमारा लाइव सेशन है, और लाइव सेशन में सर आतिफ आपसे पिछले वीक के जो जो मसले हैं, टेस्ट में मसले क्या थे, फना टेस्ट जो हो रहे होंगे, ज्यादातर उसकी डिस्कशन वीडियो डिस्कस होके आपके वो भी पोर्टल पे अवेलेबल हो जाया करेगी इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश ये करेंगे कि चीजें बड़े अच्छे तरीके से सिंक रहें, एक दूसरे के साथ अलाइन रहें। ठीक है जी, इस स्लाइड पे वापस आएंगे जब हमें सिलेबस की थोड़ी सी समझ आ गई होगी। हम टीचर से कैसे इंटरेक्ट करें, टीचर से हमारा इंटरेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 3 बड़ी खूबसूरत सी ऑप्शन है अपने टीचर से इंटरेक्ट करने की। मैं जिस ऑप्शन को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वो डायरेक्ट ईमेल है। इससे क्या होता है, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, आपके मैसेज को, आपके सवाल को कोई टीम मेंबर नहीं देखता। अगर आपको लग रहा है कि मैं सवाल पूछूं और बाकी बच्चे मजाक उड़ाएंगे, या मेरा सवाल अजीब सा है, या पता नहीं किस तरह से, या आपको काउंसलिंग चाहिए, आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। बड़ा आसान सा ईमेल है, आतिफ आफदी नाम है, और मैंने आपको कहा था कि FCA बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं। तो आतिफ आफदी FCA@gmail.com, ये एक तरीका है जिससे आप बिल्कुल विदाउट एनी इंटरमीडिएरी, विदाउट एनीवन लिसनिंग टू यू, आप डायरेक्टली मेरे तक पहुंच सकते हैं। जीमेल, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी जो भी क्यूरीज हो, इस तरह की जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, मैं डेली बेसिस पे उसको कवर करने की कोशिश करता हूं। हाँ, जिसने काउंसलिंग मांगी होती है कि सर मुझे डिटेल से बताइएगा, मैं 3-4 दिन का टाइम कई दफा लेके उसको कोशिश करता हूं कि अच्छे तरीके से डिटेल से रिप्लाई करूं। तो आप चैप्टर नंबर 7 पढ़े, आपको प्रॉब्लम आया, आपने कहा ठीक है मैं सर से पूछूंगा, आपने फौरन से जितनी देर व्हाट्सएप पे क्लिक करने पे लगती है उतनी जीमेल पे क्लिक करने की लगती है। जो व्हाट्सएप पे टाइप करना था वो जीमेल पे टाइप कर दिया और आपने मुझे भेज दिया। अगर तो मैं उस वक्त सिस्टम पे बैठा हूँ और मैंने 1 घंटे में आपकी मेल देख ली, मैं उसी को जवाब दे दूंगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले दिन तक जवाब मिल जाएगा। तो एक तरीका है कि आप मुझे ईमेल पे रीच आउट करें विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड या विदाउट बीइंग जज्ड। दूसरा तरीका, वीकली लाइव सेशन मैंने रखे हैं। एक टीचर से क्लास में भी, आप एक चलती हुई क्लास में 1.25 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा आप 6, 8, 10, 12 लोग पूछ लेंगे टीचर से, एक बच्चा एक दफा पूछ सकता है। आप नॉर्मली हमसे खुल के सवाल पूछ सकते हैं। एक तो आप ईमेल पे जितना मर्जी मुझे ब्लॉटिंग करें, मुझे सवाल भेज दें, मुझे दिन की 200, 300, 400 ईमेल आ जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। आप मुझे ईमेल पे भेज दें, आपको डायरेक्टली जवाब मिलेगा। नहीं तो आप लाइव सेशन में आए वीकली, आस्क एनीथिंग, कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है। नॉर्मली 1 घंटे का लाइव सेशन होता है, कई दफा 1.5, 2, ढाई, 3 घंटे भी लग जाते हैं, कोई मसला नहीं। मैं वीकली आपसे मिलूंगा और इसमें 1 टू 1 इंटरेक्शन हो रहा होगा। बस सिर्फ फर्क ये है कि इसमें बाकी लोग भी आपका सवाल सुन रहे होंगे और दे माइट बी जजिंग यू। तो फॉर एग्जांपल काउंसलिंग या कोई ऐसी चीज जो आपने चुपके करनी है, वो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर दें। और अगर क्लास रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई चीज है, तो आप वीकली लाइव सेशन में और ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें। तीसरा इनडायरेक्ट तरीका व्हाट्सएप का भी है। टू मी ये 2 डायरेक्ट है, यानी ईमेल डायरेक्ट है और बहुत ज्यादा स्लो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लिटिल स्लो। लाइव सेशन डायरेक्ट है, सुपर फास्ट है, ऑन द स्पॉट आपने सवाल पूछा, मैंने उसी वक्त जवाब दे दिया। तो एक ये, और तीसरा व्हाट्सएप, ये ज्यादा स्लो है और ये इनडायरेक्ट वे है। चूंकि मेरे पास कई दफा इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हुए हुए होते हैं कि वो सारे आपस में गलाबाजियां खा रहे होते हैं, और एक ग्रुप में जवाब देके मुझे लगता है मैं जवाब दे दिया, पता लगता है एक और ग्रुप पॉपअप हुआ हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप्स में आके जवाब दूं, लेकिन चूंकि मुझे पता होता है कि आप आज के दौर के नौजवान हैं, आप लोग बड़े तेज होते हैं व्हाट्सएप पे। हम लोग, मैं अगर दिन में क्लासें पढ़ा रहा हूँ 6-8 घंटे की, और आपने व्हाट्सएप पे सवाल पूछा और बाद में क्वेश्चन मार्क भी डालते रहे 2-3 घंटे तक, तो शायद मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। तो मैं ऐसे में अपने टीम मेंबर्स को, मेरे साथ 2-3 टीम मेंबर्स होते हैं जो एक्टिवली आपको जो भी कंटेंट रिलेटेड सवाल हो, नियर पी रिलेटेड सवाल हो, फौरन से आपकी हेल्प करते हैं। और अगेन ईमेल और जो लाइव सेशन है उसमें तो मैं अवेलेबल हुई हूं, लेकिन व्हाट्सएप पे भी अगर आपने सवाल किया है और आप मुतमईन नहीं हो रहे हमारे टीम मेंबर के रिस्पॉन्स से, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वहां पे जंप इन करके जवाब दे सकता हूं, आप मुझे टैग कर सकते हैं। और अगेन बस ये होता स्लो है, ये इनडायरेक्ट है, और मैं थोड़ा सा उस दुनिया में उतना फ्रेंडली नहीं हूं। मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं वहां पे पहुंचूं, लेकिन अगर आप मुझे मेल कर देंगे तो वो बड़ा जबरदस्त है। नहीं तो वीकली मैं तो कैमरा खोल के ओपन हुआ हूं आपके लिए कि भाई बताएं जो सवाल है। तो आप जितना ज्यादा
सोचेंगे कि मैं लाइव सेशन में सर के साथ आके मिलूं, उतना ज्यादा फायदा होगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप टीचर को अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल, लाइव सेशन और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हर वक्त आपके मोबाइल में, आप कभी भी वो कर दें, वहां थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वीकली लाइव सेशन में एक कैलकुलेटेड वे में आए, हर हफ्ते का टारगेट सवाल सामने रखें और धड़ाधड़ पूछें। और ईमेल तो ऐसा है कि जो लोग मेरे से ईमेल पे आज से 18 साल पहले कनेक्ट हुए थे, वो भी अभी तक कनेक्टेड है। अल्लाह का शुक्र है, स्टूडेंट जॉब शुरू कर देते हैं, दूसरे मुल्क चले जाते हैं, कहीं भी होते हैं, लेकिन वो अपने मशवरों के लिए, मुख्तलिफ चीजों के लिए मुझे राब्ता करते रहते हैं। तो मेरा एक मेंटोर रोल भी है, जिसमें वो स्टूडेंट्स जो मेरे से नहीं भी पढ़े, आप अगर मुझे ईमेल करें और आप मेरे पास कहीं रजिस्टर नहीं है, डजंट मैटर, मैं उसमें आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको अभी तक सारी बातें समझ आई हैं? अगर आई हैं तो एक दफा यस लिख दें, ताकि जरा मेरा दिल बड़ा हो जाए कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अभी हमने सब्जेक्ट के ऊपर जंप करनी है कि सब्जेक्ट क्या है और उसके क्या मसला मसाइल है। ठीक है जी, हमें यस आना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेल हजरात के भी यस आए। जितने ज्यादा यस उतना मुझे खुशी होगी कि ये आप लोग इस वक्त कनेक्टेड है। बेहतरीन हो गया, अच्छा लगा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि ओरिएंटेशन फास्ट हो, लेकिन इस वक्त चूंकि बड़ी सारी चीजें हैं और आपका पहला पहला स्टेप होता है। जब आप आगे ऑडिट में होते हैं तो मैं इतना डिटेल से नहीं समझाता, क्योंकि मुझे पता होता है कि यूजर्स को पहले से नियर पीयर का पता है। बट इस वक्त मैंने नियर पीयर को समझाने पे भी थोड़ा सा जरा ज्यादा टाइम लगाया, बल्कि देखिए आज मैं लोगो भी नियर पीयर का लगा के जो है ना, नियर पीयर वाले बड़े हैप्पी हो जाएंगे कि मैं उनका लोगो लगा के बैठा हुआ हूँ। नियर पीयर बेसिकली एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारी तरह की क्लासेस करते हैं, CSS, MD-CAT, FSC, O लेवल, A लेवल, ACCA, स्किल्स वगैरह। तो इसमें जी सीए की इनकी एक डोमेन है, जिसमें सीए के कोर्सेज होते हैं। तो सीए की डोमेन हमारी टीम हेड करती है। अब मैं और एक ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं जो यहाँ पे अपने कोर्सेज देते हैं और स्टूडेंट्स उस कोर्सेज को अटेंड करते हैं। होम टू कॉन्टेक्ट, प्रॉब्लम हो तो किससे राब्ता करें, कौन हमारे मसले सुनेगा, किस तरह से। ऑनलाइन में ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि आप फिजिकल में कॉलेज में आते हैं, आप गए, आपने कहा भाई टीए से जाके टकराए, आपने कहा भाई मैंने एडमिशन कराया था, मेरे 2000 एक्स्ट्रा जमा हुए थे, मेरा रिफंड क्यों नहीं आया। ये कहता है भाई मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं है, जाओ उस डिपार्टमेंट को देखो। कई दफा फ्रंट ऑफिस को कहते हैं, वो कहते हैं कैश वालों से पूछो, कैश वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं वाइस प्रिंसिपल के पास जाओ। फिजिकल कॉलेज में एक अगर दूसरी जगह रेफर करो आपको दुख नहीं लगता। ऑनलाइन में क्या होता है, आप एडमिशन वाले को कहते हैं कि नियर पीयर की वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, उसे पता ही नहीं होता। नियर पीयर की टीम को आप कहते हैं कि भाई वो एडमिशंस के डेट्स कौन से हैं, फलाना कौन से हैं। तो जब आप गलत जगह पे पहुंचते हैं सवाल के लिए, तो फिर आपको परेशानी होती है। तो मैं नॉर्मली कोशिश ये करता हूँ कि ओरिएंटेशन वाले दिन आपको समझाऊं कि व्हाट इज द करेक्ट पर्सन टू अप्रोच। आपको नियर पीयर की इश्यूज आए, फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो में कोई टेक्निकल इशू आया है, कोई वॉइस का इशू आया है, आपका लैग कर रहा है, आपका पोर्टल मसला कर रहा है, तो जो जो भी आपके पोर्टल, आपके ऑनलाइन क्लास की टेक्नोलॉजी रिलेटेड मसले होंगे, तो आपके पास ये नियर पीयर के 2 रिप्रेजेंटेटिव के नंबर्स हैं। ये ग्रुप में भी अक्सर होते हैं, नहीं तो ये नंबर मैंने आपको दिए, आप इन्हें कह सकते हैं कि मैं वीलॉग के अंदर मौजूद हूँ, मेरी वीडियो में ये मसला आ रहा है, मेरे इस तरह से मसला आ रहा है, वो आपके इस मसले को हल कर देंगे। अगर वीडियो लेक्चर रिलेटेड है, आप कह रहे हैं जी वीडियो नंबर 3 नजर आई है, फिर 5 नजर आई है, 4 कहाँ गई। तो मेरे साथ जो टीम मेंबर हैं, जिनको पता होता है कि पोर्टल पे कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, नियर पी की टेक्निकल टीम को तो ये पता है कि वीडियो बफर क्यों नहीं हो रही, लेकिन मैंने कौन सी चीज को 7th मॉड्यूल में डाला है और कौन सी चीज को 3rd मॉड्यूल में डाला है, वो मेरे पर्सनल टीम मेंबर्स को पता होती है। तो मेरे साथ एक सीनियर टीम मेंबर है उसामा रियाज, उनकी डिटेल है, आप ये भी ग्रुप में ऐड होते हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि मुझे वो वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, मुझे वो वाली चीज नहीं मिल रही, ये वाली वीडियो के बाद वो वाली वीडियो। तो जो भी कंटेंट या ये जो वीडियो लेक्चर रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, आप ये सर को राब्ता कर सकते हैं और आप इन्हें कह सकते हैं कि जी आप मुझे बताएं, जरा हेल्प करें। हमारे साथ टीम में ज्यादातर फाइनलिस्ट मौजूद होते हैं, जो ऑलरेडी आर्टिकल्स में भी होते हैं, सीनियर लोग होते हैं। तो आप लोगों इनसे बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली सवाल पूछें तो ये आपको हेल्प करेंगे। तो ये टेक रिलेटेड मसले यहाँ पे आ गए, और जो समझें स्ट्रक्चर रिलेटेड, लेक्चर्स के सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और इस तरह के मसले, वो ये इधर कवर हो गए। देन सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर गाइडेंस, जिसको आप नॉर्मली टीए बोलते हैं फिजिकल कॉलेज में, यहाँ हम उसको एसई बोलते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। हमारे ज्यादातर कोर्सेज में एक इंडिपेंडेंट बंदा अदर देन टीचर मौजूद होता है, जो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स पर्सन होता है, आपके सवालों के जवाब देता है। तो आप अगर कहेंगे कि जी मुझे वो एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का फर्क समझ नहीं आ रहा, और आप वहां ग्रुप में डालेंगे, तो ये मेरे टीम मेंबर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये पहुंच के आपको जवाब देंगे। अगेन चूंकि मैं थोड़ा स्लो हूँ, ये तो स्लो नहीं है, ये आपके दौर के ही इंसान है, ये व्हाट्सएप में तेजी से
से पहुंच के आपके सवाल को जवाब देते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, आपका मसला हल करते हैं और आपसे ज्यादा देर तक कम्युनिकेट करने की सलाहियत भी रखते हैं, जबकि टीचर कई दफा एक आध सवाल के बाद दोबारा से 2-3 घंटे बाद नजर आ रहा होता है। तो ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मसले होंगे। अब आप समझ रहे हैं, एक है टेक्नोलॉजी रिलेटेड मसले, एक है लेक्चर के सीक्वेंस रिलेटेड मसले, एक है कॉन्सेप्ट रिलेटेड मसले। ये अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी वालों से पूछेंगे कि जी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क है, वो नहीं बता पाएंगे। आप अगर सैयद हमाद से पूछेंगे कि भाई मुझे ये बताएं कि मेरा लेक्चर लैग कर रहा है तो ये कैसे ठीक होगा, वो उन्हें नहीं पता होगा। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड को है, डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एट डे फर्स्ट कि आपको पता हो कि कौन सी इशू के लिए किस डिपार्टमेंट पे जाना है। फिर हमारे एक सुपरमैन है, यानी आपके साथ जुल्म हुआ, आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपको टीचर ने, इवन मैंने भी आपके साथ जुल्म किया। लाइव सेशन में आप बैठे रहे, मैं आया ही नहीं, मैं घूम फिर रहा था, या मैं आया मेरा नेट नहीं चल रहा था। आपके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के लिए आपने मुझे मेल की हुई है, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई भी आपको एनी ऑफ द प्रॉब्लम आता है, तो हमारे पास एक सीनियर टीचर भी इसमें ऐड होते हैं, सर उसामा वहीद, जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली हैं आज के दौर के इस टाइम पे। अब अगेन मैं जरा थोड़ा सा पुराना बाबा हो गया, जरा मतलब 40 या 40 प्लस वाली कैटेगरी में आ गया। तो एक मिडल एज रेंज में एक ऐसे टीचर जो कि इस सब्जेक्ट को भी समझते हैं, आपके जज्बात भी समझते हैं। सर उसामा का अपना भी अलग से भी कोर्स बिजनेस लॉ का मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे सर उसामा मुझे समझते हुए कि मैं कई दफा शायद व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत एक्टिव नहीं हो पाऊंगा, अगर किसी बच्चे का कोई बहुत ज्यादा मसला होता है तो वो सर उसामा को भी राब्ता करके कहता है, सर ये देखें ये चीज है, ना ये हेल्प कर रहा है, सर को भी मैंने मेल किया वो भी जवाब नहीं दे रहे, सर जी मुझे बताएं। ये लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि ये आउट ऑफ द वे आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये आखिरी बैकअप है कि जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाए और आप कहें मैं किधर फंस गया हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो आप सर उसामा से कह सकते हैं कि सर देखें आपकी मौजूदगी में मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो वो आप ये इन सारी तरह की टीम से ये राब्ता भी कर सकते हैं, इनको बता भी सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, और उनका रिस्पॉन्स आप तक पहुंचा भी सकते हैं, और मुझे भी पकड़ सकते हैं, और मुझे मेरे कमरे में आके पकड़ सकते हैं, सर जी बस अब ये बच्चे तंग हो रहे हैं, आप कहाँ है। मैं कहूंगा यार मेरे सिस्टम नहीं चल रहा, मेरा ये मसला हो गया नहीं, अच्छा ये मेरा व्हाट्सएप है, ये 4 बच्चों के सवाल आए हुए हैं, ये अभी के भी जवाब दें। तो इसमें हमारे पास एक ओवरऑल लास्ट रिजॉर्ट में सपोर्ट पे सर मौजूद हैं, एक सीनियर टीचर है अल्हम्दुलिल्लाह, लॉ डाटा और ऑडिट के अंदर काफी काम करते हैं, सीए फाइनल का भी ऑडिट पढ़ाते हैं, हमारे फिजिकल कॉलेज में सीए फाइनल के वाइस प्रिंसिपल है, उसको देख रहे हैं। तो वो एक अच्छे सीनियर आदमी है, और वो उतने सीनियर नहीं है जितना मैं हूं, यानी कि वो उतने बुजुर्ग नहीं हो गए, तो ऐसे में वो जरा थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है और आपके मसलों के जवाब भी दे देते हैं। ठीक है जी। एक भाई ने कहा मुझे देर से पता लगा कमेंट कैसे करना है, चलें वेलकम टू द क्लब। तो ये कहानी अब आपको समझ आ गई है, रेलेवेंट मसले पे रेलेवेंट बंदे के पास जाना है और अपना इशू रेज करना है। लो जी, फाइनली बहुत हो गई प्रोसेस की बातें, आए अब इस किताब पे आते हैं, सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट को समझने में सबसे पहला सवाल ये है कि भाई हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे, क्या तरीका होगा हमारा। ऐसे में आपको पता है कि आईकेएप की ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट होती है, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल से सारा कुछ बताया होता है, एग्जांपल्स दी होती हैं, कंटेंट दिया होता है, और ऐसे में कुछ टीचर्स की बुक्स होती हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जिनकी अपनी किताब मौजूद है। लॉ के अंदर मुश्किल से 3-4 लोगों ने पूरे पाकिस्तान में अपनी किताब दी है, ज्यादातर लोग कुछ नोट्स दे रहे होते हैं या तंग आके कहते हैं यार आप आईकेएप की किताब से कर लो। आप आईकेएप की किताब देखते हैं तो समझ ही नहीं आता एग्जाम्पल कहाँ खत्म हुई, टॉपिक कहाँ शुरू हुआ, कुछ फॉर्मेटिंग के मसले हैं। लेकिन हमेशा हर सब्जेक्ट में द सोर्स बुक आईकेएप किताब होती है, हम इसको फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर के लिए कि कौन से टॉपिक आईकेएप ने ऐड किए हैं, कौन से माइनस किए हैं, बट हमारी किताब नोट्स पैटर्न पे बनी हुई होती है। फिर हमने क्या किया होता है, हमने पास्ट पेपर्स, उनके सोल्यूशन, एग्जामिनर के कमेंट्स, मार्किंग स्कीम, इस तरह की चीजें अपनी किताबों में ऐड की हुई होती हैं। तो मेरी किताब का नाम होता है बिजनेस लॉ मेड इजी। चूंकि नई स्कीम अभी ऑफिशियलाइज करते करते टाइम हो गया, तो ये मेरी किताब इस टाइम पे फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और ये तकरीबन 1-2 हफ्ते का लैग आ जाएगा इसका फिजिकल अवेलेबिलिटी का, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल हो जाएगी। आपका जो गूगल ड्राइव लिंक है उधर मैं अप टू डेट किताब डाल दूंगा, लेकिन ये फिजिकल इसकी प्रिंटिंग और इसकी अवेलेबिलिटी में टाइम लग जाएगा। तो बिजनेस लॉ मेड इजी वुड भी आपकी सोर्स बुक बन जाएगी। आप जो लेक्चर लेंगे, मैं लेक्चर के अंदर स्लाइड्स में जो कंटेंट है वो मैंने अपनी किताब से यूज किया होता है, तो आप उस किताब को साथ में यूज कर सकेंगे। उसमें नोट्स की फॉर्म में चीजें लिखी हुई होती हैं, इजी टू प्रिपेयर, इजी टू मेमोराइज फॉर्म में चीजें लिखी हुई होती हैं। तो
ये किताब सॉफ्ट में आपसे शेयर हुई भी होगी, हार्ड में अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में वहीद बुक डिपो, एसबीआई कॉलेज यहाँ से मिल जाती है। ऑनलाइन में आपके साथ हम ग्रुप में जब ये फिजिकल आ जाएगी हम नंबर शेयर कर देंगे कि ये फलाना साहब है, हमारे सी नोट्स पब्लिकेशन का नंबर भी हो सकता है, वहीद बुक डिपो का नंबर भी हो सकता है, आप इनसे रब्ता करें और इनसे आप अपने तौर पर ऑनलाइन किताब मंगवा लें, तो ये आपको घर बैठे बैठे डिलीवर भी कर देते हैं। और आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट तो बहरहाल है, अगर आपने सुबह उसे पढ़ना चाहे तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बहरहाल ये है कि अगर आप एक लेक्चर ले रहे हैं तो फिर आपके लिए काफी है। वो लोग जो रिसर्च पे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए सजेस्टेड होता है कि वाईके की किताब को उठा के देखें, क्योंकि वो अपनी ही फ्लो में एग्जांपल तो वो सारी चीजें बता बता के चल रही होती है। तो बुक हमारी है, लेकिन इसकी अभी अवेलेबिलिटी, सॉफ्ट अवेलेबिलिटी आप जहन में रखें मिड नेक्स्ट वीक तक, या चले मैं इसको थोड़ा सा कंक्रीट कर लेता हूं, अक्टूबर की 2 जहन में रख लें, मैक्सिमम अक्टूबर की 2 तारीख मैक्सिमम इंशाल्लाह। और फिजिकल वो शायद 10 अक्टूबर तक चली जाए कहानी। तो ये मेरी किताब की अवेलेबिलिटी, ये आईकेएफ की किताब इस वक्त सॉफ्ट में अवेलेबल है, लेकिन दिस डजंट मीन कि हमारे अभी लेक्चर्स का वो नहीं होगा, क्योंकि आईकेएफ ने क्या किया है, इसको जब जोड़ा है तो ऐड कुछ नहीं किया, चीजें माइनस की हैं। तो हमारे पास डाटा सारा बना हुआ है, सिर्फ उसको रिस्ट्रक्चर करना है, तो ये फास्टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। और जो स्लाइड्स के ऊपर डाटा चल रहा होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो आपने लेक्चर में तैयार करना होगा। एंड पे सवाल जवाब भी होंगे तो आप उसमें फर्दर भी पूछ सकते हैं। आ गया जी आखिरी और सबसे जरूरी एरिया, क्या है इश्यूज, क्या है सिलेबस, क्या टेक्निक्स होंगी इस पेपर को पास करने के लिए, अगर ह्यूज पेपर है तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या अप्रोच होगी, हमारे क्या विलन है, सब्जेक्ट के क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से लेके चलना होगा तो क्या हमारे स्टेप्स हैं, आपने मेरे साथ चलना है। लेकिन मैं एक दफा फिर वही हरकत करने लगा हूं जो मैंने इससे पहले की थी कि यस लिख के मुझे बताएं कि आप लोग अटेंटिव हैं या नहीं है। वैसे आपके पास दूसरा ऑप्शन है, रुकें यस मत लिखें, आज आपने एक डिफरेंट काम करना है, आपने हैंड रेज करना है। सर्च करेंगे यहाँ पे ना, हैंड रेज करने की एक ऑप्शन होगी, हादसा बना हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज, दोबारा क्लिक करेंगे हैंड डाउन हो जाएगा। आप हैंड रेज करें ताकि मुझे पता लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं और आप में से कितने लोगों ने हाथ खड़े किए। 38% लोग हाथ खड़ा कर चुके हैं। हैंड रेज करने की ऑप्शन टॉप पे आ रही होती है मोबाइल में, और लैपटॉप पे राइट साइड पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक हादसा बना हुआ होगा, आप क्लिक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा एक डिफरेंट तरीके से कि आप वहां जो ना हैंड रेज कर पा रहे हो, ना समझ आ रहा हो, वो यस लिख दें, लेकिन मुझे खुशी होगी कि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सर्च किया और आपने सही चीज को क्लिक किया। अभी भी 38% है, बल्कि बीच में थोड़ा सा और कम भी हो गया था, एक भाई ने हैंड रेज किया और डाउन कर दिया। यस यस बढ़ते जा रहे हैं, 53% हो गए, 61% हो गए। ठीक है, एक अच्छी क्वांटिटी ने हैंड रेज कर दी है, जबरदस्त। सर नीचे 3 डॉट्स पे क्लिक करके हैंड रेज करने का ऑप्शन शो होगा। ठीक है जी, एक भाई ने बताया कि नीचे 3 डॉट्स बने हुए हैं, उनके सामने जो वेब पे जो आ रहा है व्यू, उसमें आप उन पे क्लिक करके आ सकते हैं। डन हो गया, गुड। क्या है जी मेन इश्यूज, घबराए तो नहीं बैठे, समझ आ रहा है। अब हम सब्जेक्ट के अंदर उतर रहे हैं। अब मैं अब नियर पीरियड की बात नहीं करूंगा, मैं टोटल बात करूंगा, सब्जेक्ट क्या है, उसका क्या फैला हुआ है, कैसे डिवाइड हुआ हुआ है, हमारे पास 4 रास्ते क्या है, कहां कहां से कैसे तैयार करके हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। आप अगेन सही जगह पे आ गए, अल्लाह का शुक्र है। एक बड़े सब्जेक्ट में, इसमें मैं चूंकि बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द ओल्ड सब्जेक्ट जो मैं लेके चल रहा हूँ। इसमें आईकेएफ भी अपनी रिवीजन क्लासेस के लिए बुलाता था कि आपने सारे स्टूडेंट्स को रिवाइज कराना है हमारी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी अच्छी कमांड भी है, अल्लाह ने बड़ा करम भी किया हुआ, और मैं मशहूर भी हूँ सब्जेक्ट के लिए। तो समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, चीजें ग्रिप में आ गई हैं, इसका आप लिख के बता सकते हैं। जरूरी होता है, ऑनलाइन लोगों को ना जगाना होता है, नहीं तो वो बिल्कुल अपने धुन में चले जाते हैं। गुड हो गया, हमारे पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए। सरप्राइजिंगली फीमेल्स की तादाद बहुत ज्यादा है, कमाल हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या है जी मेन इश्यूज बिजनेस लॉ के साथ। इस पेपर का नाम बिजनेस लॉ डायनामिक्स है, तो मैं इसको शॉर्ट करके बिजनेस लॉ वो कर रहा हूं ताकि जरा इजी हो जाए। ह्यूज सिलेबस, आपको जान के हैरत होगी, ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट मैं कह रहा हूं बड़ा भारी है करना होगा। आज से सिर्फ 6 महीने पहले मैंने इसी तरह के रूम में बैठ के ओरिएंटेशन में कहा था कि ये इतना आसान पेपर है कि अक्सर लोग इसको इजी समझ के फेल कर देते हैं। मैं कहता था ये इतना आसान है कि फेल हो जाता है, बट आज आई एम कन्विंस्ड, मैं मजबूर हूं कि मुझे कहना पड़ रहा है कि इसका सिलेबस ह्यूज है। ये केएफ का वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट बन चुका हुआ है। आईकेएफ ने पता नहीं कौन कौन सा गुस्सा बच्चों से निकाल लिया है। तो ये ह्यूज सिलेबस है। इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सिलेबस काफी लेंथी है। दूसरा, रिटेंशन का मसला, याद ही नहीं रहता। आप पढ़ते जाते हैं भूल रहा होता है, स्किप हो रहा होता है। हम देखेंगे इन सारे मसलों के सोल्यूशन। देन
आईकैप का सवाल कैसे अटेम्प्ट करें? एफएससी की हमें प्रैक्टिस होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आईकैप में सवाल कैसे करना है, लॉजिकल सवाल को कैसे अप्रोच करें, रट्टे वाले सवाल को कैसे अप्रोच करें। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है स्टेप बाय स्टेप। फिर पीआरसी एटीट्यूड एक थोड़ा-सा लेज़ी एटीट्यूड बन गया होता है। थ्योरी सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है हमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कितना पढ़ा और इंट्रो टू अकाउंटिंग कितना पढ़ा, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर मैं कहूंगा आपने बीडब्ल्यूसीएस को कितना टाइम दिया वर्सेस आपने क्यूएम को कितना टाइम दिया, तो आपने ज्यादा टाइम ही क्यूएम को दिया होगा, बीडब्ल्यूसीएस बेचारा साइड पे पड़ा रो रहा होगा। पीआरसी में दो मसले हैं, आपको थ्योरियां हल्की लगना शुरू हो जाती हैं और न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। दूसरा मसला वहां जाके एमसीक्यूज हैं, 4 जवाब हैं, उनमें से एक ठीक है, तो आपके पास 25% तो हमेशा सक्सेस चांस है। तो तुक्का भी लगा दें तो आपका आधे टाइम तो तुक्का भी चल जाता है। यहाँ आपको लिखना पड़ता है, कागज पे लिखना पड़ता है, लंबे-लंबे सवाल देखने पड़ते हैं, खुद से दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी इंग्लिश इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो पीआरसी एटीट्यूड यहाँ पे आपका बी लॉ का दुश्मन बन जाता है। लोग उस एटीट्यूड की वजह से इसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। देन शॉर्टकट्स, लोग सिलेक्टेड स्टडी की तरफ चले जाते हैं। भाई 25 चैप्टर्स हैं, उनमें से 15 चैप्टर बी लॉ वाली साइड के हैं, 10 चैप्टर कमती लॉ वाली साइड के हैं। तो लोग कहते हैं भाई इतने चैप्टर में क्या करूं। अचानक से कुछ फेसबुक पे जो है ना वो सन्यासी बाबे आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई 15 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2 कर लो, चैप्टर 8 कर लो, चैप्टर 11 कर लो, चैप्टर फलाना कर लो। फिर कमती लॉ में जाना, चैप्टर 3 कर लेना, चैप्टर 5 कर लेना, चैप्टर 9 कर लेना, चैप्टर 7 कर लेना। कितने हो गए? आप कहते हैं जी 9 हो गए। मैंने कहा बस 25 में से 9 कर लो, 80% पेपर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। चिल रहो, रिलैक्स रहो, बल्कि खुद दिल करे तो इनमें से भी कुछ छोड़ देना। ये वाली हरकत नहीं करनी। अब आप उस लेवल की एजुकेशन में नहीं है कि आप इस तरह के झांसे में आए। लोग तो अपनी पोस्ट की रीच के लिए कर रहे होते हैं, वो इस तरह का शॉर्टकट देंगे, उनकी पोस्ट को रीच मिलेगी, उनको जरा अच्छा लगेगा जी ये सैकड़ों लोग मेरी मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। शॉर्टकट्स तबाह कर देते हैं सीए में। शॉर्टकट नहीं लगाना, हाँ फोकस जरूर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ओके सर मैं करूंगा सब, लेकिन चैप्टर 3 को ज्यादा ध्यान दूंगा, चैप्टर 1 को थोड़ा सा कम, थोड़ा सा तेजी से करूंगा, याद नहीं करूंगा। दिस कैन हैपन कि आप कहें कुछ चैप्टर में ज्यादा अच्छे करूंगा, कुछ हल्के करूंगा, लेकिन कुछ छोड़ दूंगा ये नहीं करना। अगर आपने चैप्टर छोड़ दिए, आई के अपने आप को छोड़ देना है, ऐसे ना करें। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स, ह्यूज सिलेबस, रिटेंशन, आईकेप के सवाल, पीआरसी एटीट्यूड वगैरह वगैरह। सिलेबस की तरफ आते हैं। हमारा सिलेबस 6 ग्रिड्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले ये जो ग्रिड है ये बी लॉ, यानी कि इसको हम मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं, तिजारती कवानीन। और दूसरा पोर्शन है सी लॉ। पी लॉ इज मेनली क्रैमिंग बेस्ड और बी लॉ इज मेनली लॉजिकल। बी लॉ में आप एक वकील की तरह से, एक लॉयर की तरह से डिबेट कर रहे होते हैं, और सी लॉ में आप प्रोसेस प्रोसीजर्स पढ़ रहे होते हैं। थोड़ा बोरिंग होता है और बी लॉ जरा कम बोरिंग होता है, लेकिन बी लॉ में टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सी लॉ में उतनी ज्यादा टेक्निकलिटी सिवाय एक दो चैप्टर्स की नहीं आ पाती। तो बी लॉ 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। ये एक अकेला चैप्टर है और आई के अपने इसकी वेटेज 3 से 6 नंबर की रखी हुई है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ये पाकिस्तान का आईन है। फिर हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 9 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है। इन 9 चैप्टर्स में इसके ऊपर सारी डिटेल है। और देन हमारे पास अदर बिजनेस लॉज आते हैं, ये 5 चैप्टर्स हैं और इन 5 चैप्टर्स में तकरीबन समझे 2-3 लॉज का जिक्र है। फिर हम सी लॉ के पोर्शन की तरफ आए तो चैप्टर 12, ये वेटेज 12 से 17 मार्क्स की आई के रखी हुई है। 3 चैप्टर्स की, 1, 2 और 5, ये 3 चैप्टर्स हैं, इसकी वेटेज रखी है 12 से 17। इसी तरह से मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इन्होंने बिल्कुल 2 छोटे से चैप्टर्स उठाए हैं और उनकी जो है वो एक अच्छी डिसेंट वेटेज रख दी। और देन उन्होंने सारे चैप्टर्स जो बच गए वो इसमें 20 से 25 नंबर की वेटेज में डाल दी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद चैप्टर्स के नाम के हिसाब से आपको बताऊं तो ये मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूं। राइट साइड पे सी लॉ के चैप्टर्स हैं और लेफ्ट साइड पे बी लॉ के। ये कंबाइंड पेपर है जिसमें 50 नंबर का सी लॉ, 50 का बी लॉ। आपने 100 में से 50 नंबर लेने हैं, भले कमती लॉ में से आप 40 ले लें और 10 वहां से ले लें, या वहां से 30 ले लें, यहां से 20 ले लें। आपने टोटल मिला के 50 नंबर तक पहुंचना है। तो सी लॉ इसमें हेल्प करता है, क्योंकि सी लॉ में से रटे वाले सवाल ज्यादा आते हैं। तो जिस जमाने पहले भी कंबाइन था तो मैं बच्चों को कहता था कि भाई आप अपना सी लॉ इतना पक्का कर लो कि इसके 50 में से आपने 35 से 40 के दरमियान नंबर लेने ही लेने हैं, ताकि जब आप बी लॉ की तरफ जाएं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो और आप एक डिसेंट मार्क्स स्कोर करके भी पेपर पास कर सकते हो। तो सी लॉ में 10 चैप्टर है सी लॉ वाली साइड पे, और बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ वाली साइड पे 15 चैप्टर्स हैं। ये वो पहली ग्रेड है जो मैंने आपसे कहा कि एक चैप्टर। और देन हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 9 चैप्टर्स हैं और ये 9 चैप्टर्स की उन्होंने एक डिसेंट ग्रेड रखी है। और देन हमारे पास अदर बिजनेस लॉज आ जाते हैं जिसमें 5 चैप्टर्स और हैं। इसमें ये 3 को जोड़ के हम कहते हैं ये पार्टनरशिप का लॉ है, ये एक चैप्टर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ है, और इस एक चैप्टर में 2 लॉ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आर्बिट्रेशन एक्ट।
आईकेएप की किताब से कंफ्यूज नहीं होना उनसे, इंडेक्स में गलती हो गई है, उन्होंने गलती से यहाँ पे आर्बिट्रेशन एक्ट की जगह कुछ और लिखा हुआ है इंडेक्स में, लेकिन आगे जाके जहां ओरिजिनल किताब में लिखा हुआ है वहां उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। तो ये साइड है बी लॉ वाली। फिर सी लॉ वाली साइड पे आते हैं, तो सी लॉ वाली साइड पे ये वो 3 चैप्टर्स जिनकी वेटेज 12 से 17 नजर आ रही थी, फिर ये 2 चैप्टर्स जिनकी एक डिसेंट वेटेज रखी थी, और फिर ये एंड के वो 5 चैप्टर्स। तो चीजें थोड़ी सी इस तरह से स्प्रेड हुई हुई हैं। इंटरेस्टिंगली आईके अपने किताब को 2 वॉल्यूम में डाला है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, बजाय इसके कि पहले 15 चैप्टर खत्म होते फिर वो 16वां 17वां चैप्टर कहते। सी लॉ की नंबरिंग 1 से लेकर 10 तक जा रही है चैप्टर्स की, और बी लॉ की 1 से 15 तक जा रही है, और ये दोनों मिलके 25 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हमारी जान पे हमारे सर पे सवार हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको समझते हैं। ट्रेडिशनल पास्ट पेपर एनालिसिस, ट्रेडिशनल बोले तो रिवायती जो अभी तक चला आ रहा था, क्योंकि अब ये पेपर कंबाइन हुआ है, कंबाइन होने के बाद तो इसकी कोई अटेम्प्ट नहीं हुई है। तो कंबाइन होने से पहले ये जिन चैप्टर्स आया है उसमें अलग अलग चैप्टर होते थे, तो मैंने वेटेज के हिसाब से आपको दिखा दिया है कि अभी तक जो आईकेएप सवाल पूछता था, बी लॉ वाला जो 100 नंबर का पेपर होता था उसमें से ऑन एवरेज 58% इन 6 चैप्टर्स में से पूछ रहा होता था। फिर दरमियाने 6 चैप्टर्स होते थे जहां से 29%, और फिर कुछ बेचारे गरीब 6 चैप्टर्स होते थे जहां से वो उतना नहीं पूछता था। अभी उस वक्त 18 चैप्टर्स होते थे। अब कौन कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है? उस वक्त एक चेक वाला चैप्टर होता था जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। उस वक्त 2 अदर लॉज के ऐसे चैप्टर होते थे जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो चैप्टर ये वाला है कंपटीशन एक्ट के बजाय यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये आर्बिट्रेशन एक्ट है, तो ये चैप्टर उन्होंने निकाले हैं, और ये बिल्कुल वो चैप्टर थे जहां से वो बस कभी कभार कुछ इस तरह से पूछ रहे होते थे, बाकी सारी चीजें उसी तरह से हैं। इसका मतलब है कि वो जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एरिया था वो अभी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो इस 29 में से 5% निकाल दें तो ये बच जाएगा 24%। तो 24 प्लस 58 हमारा ये जोन है जहां पे मैक्सिमम उन्होंने पेपर को कवर किया हुआ है, जो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मैं पीछे आके थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करूं, जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट, तो आप बड़ा क्लियरली ये इसको देख लेंगे। चैप्टर नंबरिंग जो है वो चैप्टर 15 से आगे बदल जाती है, पीछे सारी नंबरिंग सेम है। इस एनालिसिस का फिलहाल कोई फायदा नहीं है, बस सिर्फ ये समझ आ जाएगी कि ट्रेडिशनली कौन कौन से चैप्टर आईकेएप को बहुत पसंद थे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4, 6, 9, 7, 12, 13, हाँ जी याद रहेगा, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 4, 6, 7, 9, 12, 13, यानी कि 6 आउट ऑफ 15 चैप्टर्स में से मोर देन हाफ, और अब तो तकरीबन वो जब चैप्टर और कम हो गए तो समझे 60% इन 6 में से आ रहा है। अब होता ये है कि लोग इस तरह की स्टडी की बेस पे कहते हैं बस मैं अब ये 6 अच्छा ये 6 करूंगा बाकी छोड़ दूंगा, ये हरकत नहीं करनी। ये 6 तो बहुत अच्छी तरह से घोल के करने हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से कवर करने हैं। तो ये ट्रेडिशनल एनालिसिस था बी लॉ का। अब अगर मैं ट्रेडिशनल एनालिसिस सी लॉ का करूं, अच्छा सी लॉ में से उन्होंने क्या किया है, सी लॉ में से उन्होंने एक चैप्टर माइनस कर दिया है जो सबसे ज्यादा वो पूछा करते थे वाइंडिंग अप का, और उसके अलावा एक चैप्टर प्रोस्पेक्टस का, वो इन्होंने इसकी कुछ चीजें चैप्टर 5 के साथ जोड़ी और इसको यहां से माइनस कर दिया। तो अब अगर यहाँ के 6 चैप्टर्स की बात करें तो 10, 11, 8, 3, 4, 7, लेकिन अब इनकी नंबरिंग रिवाइज हो चुकी हुई है। तो इसमें डायरेक्टर, मीटिंग, अकाउंट्स, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर, और इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं अगर हाईलाइट करने की कोशिश करूं पीछे, ये 5 चैप्टर मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए। एक चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, और बाकी चीजों में से अच्छा हाँ मैं छठा भी तो हाईलाइट करना था मैंने। इसका मतलब आपको गेम समझ आ गई। जो पहली ग्रिड है ना
वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन आईकैप को बहुत ज्यादा इसमें को उतना ज्यादा शौक नहीं है कि यहाँ आपसे वो बहुत ज्यादा सवाल पूछे। सेकंड ग्रेड दोनों चैप्टर बड़े अहम है, और तीसरी ग्रेड में सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के बाकी आप ये पूरी ग्रेड ही ध्यान में रखें। आप यूं सोचें कि ये 2 ग्रेड्स इज योर मेन कंपनी लॉ, और बी लॉ के अंदर अगर हम देखें तो वहां हमें समझ आया तो ओवरऑल थोड़ा सा चैप्टर्स तैयार करते वक्त ये पता लग जाएगा कि हो ये वो चैप्टर है जो आईकेएफ ने ज्यादा पूछा है। दूसरा एक टोटका बताता हूँ, जो मैं आपसे पास पेपर्स और उनके सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, तो हर चैप्टर वाइज आप ये देख लीजिएगा कि कौन से चैप्टर में से आईकेएफ ने ज्यादा सवाल पूछे हैं, तो आप उस चैप्टर को जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकेंगे। अब आते हैं इस पेपर का पैटर्न क्या है। जब ये 100 नंबर के थे तो आईकेएफ ने ये रखा हुआ था कि 15 नंबर का एमसीक्यू और 85% का सब्जेक्टिव। अब उन्होंने 100 नंबर में दोनों मर्ज कर दिए हैं। अब इस टाइम पे ना हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे आईकैप 15 जमा 15 ना कर दे। आईकैप अभी भी 100 में से 15 नंबर एमसीक्यूज के रखे और 85 नंबर उसके रखे, लेकिन दिस कैन हैपन कि वो कहें 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं और 70 नंबर की थ्योरी है। एंड दिस कैन हैपन कि वो कहें नहीं भाई 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 85 की थ्योरी है। आईकैप ने अभी इसके ऊपर रेलेवेंट जो इसका समझे फॉर्मेट पेपर है वो नहीं शेयर किया। हमने उनको रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई आप हमें ये क्लैरिफिकेशन दे दें कि अब आप क्या प्लान कर रहे हैं। ट्रेडिशनल पेपर का पैटर्न ये है कि 15 नंबर के एमसीक्यूज और 85 नंबर का ये, लेकिन अभी एफएक्यू और इसके अंदर भी कुछ कंफ्यूजन हैं, तो अभी आईकैप ने ऑफिशियली मोस्ट प्रॉब्ली एक आध हफ्ते में उन्होंने क्लियर कट बता देना। एक भाई ने कहा सर सी लॉ में कितनी चेंज है और बी लॉ में कितनी चेंज है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक मैप, थोड़ा सा आगे चल के मैं एक मैप बना देता हूँ, तो सब लोगों को हेल्प हो जाएगी। जो वो लोग हैं ना जो इससे पहले पढ़ते रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी, और मैं नए लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा क्योंकि नए तो पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो पुरानों को मैं बता दूंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा, ये कहते हैं कि हम 40% नॉलेज बेस्ड पूछेंगे और 60% एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि वो जो आप कहते हैं ना रट्टे वाले सवाल, रट्टे वाले सवाल, और वो जो आप कहते हैं लॉजिकल सवाल। तो उन्होंने उसका ब्रेकअप बता दिया कि हम 60% लॉजिकल सवाल और 40% रट्टे वाले सवाल पूछेंगे। अगर मैं आपको पास्ट पैटर्न बताऊं तो आईकेप करता ये था कि सी लॉ में से मैक्सिमम रट्टा पूछता था और बी लॉ में से मैक्सिमम लॉजिक पूछता था, और उससे उसका पेपर बैलेंस हो जाता था। तो सी लॉ इस वक्त सेवियर है। सी लॉ में 10 चैप्टर्स हैं और नंबर 50 है, दूसरी तरफ 15 चैप्टर हैं और नंबर 50 है। तो जहां 10 चैप्टर आपको 50 नंबर दे रहे हैं, वहीं 15 चैप्टर आपको 50 नंबर दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं बहुत इंक्लाइंड होता हूं कि लोग अपने सीलो को अच्छा तैयार कर लें। दूसरा, सीलो में आपकी याददाश्त आपको हेल्प कर देती है। बीलो में आपको अच्छी राइटिंग भी करनी पड़ती है, आपको थोड़ा लॉजिकल चलना पड़ता है। तो इंटरेस्टिंगली हम अपने सिलेबस को सीलो से स्टार्ट करेंगे, फिर बीलो पे जाएंगे और फिर एंड पे एंड ऑफ सेशन क्रैश कोर्स करेंगे और दोबारा से इसमें घुस जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, चेंजेस क्या है ये भी मैं डिस्कस कर ही डालूं। चेंजेस इन बी लॉ और सी लॉ। उन लोगों के लिए जो बार बार पूछ रहे हैं, कमेंट्स में मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि सर हमें चेंजेस बता दें कि क्या हुई हैं, किस तरह से हुई हैं। बी लॉ में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक वही है जैसा आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। चैप्टर 14 में से सिर्फ एंडोर्समेंट माइनस किया है और चेक के फीचर्स ऐड कर दिए हैं। जो पहले चैप्टर 15 में 2 सफे होते थे चेक के फीचर्स पे, वो उन्होंने चैप्टर 14 में ऐड कर दिया है। दूसरा, 16, 17, 18 3 चैप्टर्स होते थे जिसमें 6 लॉ होते थे, इन्होंने 2 लॉ पकड़े हैं और उस पे चैप्टर नंबर 15 बना दिए। तो पहले 13 चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं। अब सोचें 18 में से 13 चैप्टर्स में को तो छेड़ा ही नहीं, 13 तो वहीं खड़े हुए हैं। 14 चैप्टर जो है उसमें से एक टॉपिक निकाला और उससे ज्यादा डिटेल्स उसमें ऐड कर दी। 15वें चैप्टर में से 2 सफे निकाल के उसमें ऐड कर दिए। तो आई कैन से कि 14 के कंटेंट में भी ज्यादा चेंज नहीं आया। बस वही चेंज ही आया कि वो जो 6 लॉ 2-2 सफे के होते थे उनमें से 4 को माइनस कर दिया, यानी कि 8 सफे इफेक्टिवली हमारे सिलेबस में से माइनस हुए। आउट ऑफ 80-90 सफे, आउट ऑफ 125 सफे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस किताब से पढ़ें किस तरीके से। तो द क्वांटम इज तकरीबन 5% से 10% चेंज। 10% भी मुझे जुल्म लगेगा, 5 से 8% रिड्यूस किया इन्होंने बीलो वाली साइड। सीलो की बात करते हैं। सीलो में बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 12 डिलीट कर दिया और चैप्टर 6 का हाफ मर्ज कर दिया चैप्टर 5 के साथ।
बस। उसके अलावा हमारे सिलेबस में कई ऐसे सेक्शंस हैं जो आईकेएप ने डिलीट किए, लेकिन किताब के अंदर डिलीट नहीं हुए वे। मैं अपनी किताब में उस पे ट्यूटोरियल नोट डाल रहा हूँ और मैं साथ-साथ आईकेएप से जंग लड़ रहा हूँ। उन्हें मेल्स कर करके, उनसे राब्ते कर करके उन्हें कहूँगा भाई आपने गलत किया है, आपके सिलेबस में एक चीज़ शामिल नहीं है तो आपने किताब में क्यों डाली है? तो आई एम मच होपफुल कि मैं इसमें से कुछ और सफ़े इंशाल्लाह माइनस करवा पाऊँ। लेकिन आज की डेट में पुराना जिसको सीलॉ पता है, उसके 12 चैप्टर्स होते थे, सिर्फ चैप्टर नंबर 12 माइनस हुआ और चैप्टर नंबर 6 का आधा पोर्शन चैप्टर 5 के अंदर चला गया। तो यूं समझें कि हमारा तकरीबन 1.5 आउट ऑफ 12 चैप्टर्स खत्म हुए। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ लेक्चर बात करूं तो मैं चैप्टर 12 पे 3 से 4 लेक्चर्स और ये जो माइनस हुआ उस पे 1 लेक्चर, तो शायद 5 लेक्चर्स कम देने पड़ेंगे मुझे अब उतने ही कमती लॉ के पोर्शन के लिए जो पहले 100 नंबर के लिए था। अब उसमें सिर्फ अगर मैं एक एक्चुअल फिजिकल क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 5 लेक्चर माइनस करूंगा और मैं उतना ही पढ़ा दूंगा। बीलॉ में अगर बात करें तो बीलॉ में भी तकरीबन जो मेरा टाइम सेव हुआ है वो शायद 6 लेक्चर्स का सेव हुआ है। यानी अगर मैं बीलॉ पे पहले जितने भी लेक्चर देने थे उसमें से सिर्फ 6 लेक्चर का कंटेंट कम हुआ और उतना बीलॉ 50 नंबर के लिए, और सीलॉ में मैंने जितने लेक्चर्स देने थे उसमें से 5 लेक्चर कम हुए हैं और जो बाकी है वो उसके लिए। तो अब ये जेन्युइनली एक ह्यूज सब्जेक्ट बन गया है। मैं नॉर्मली अपने सब्जेक्ट के ऊपर ये नहीं कहता कि बड़ा भारी सब्जेक्ट है, मैं कमती लॉ को या बीलॉ को बड़े आराम से कहता था कि रिलैक्स सब्जेक्ट है, बट अब मैं कहने में मजबूर हो गया हूँ कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट हमारे कैफ लेवल का बन चुका है। आईकेएप ने 2 सब्जेक्ट जोड़ के उसमें से सिर्फ न होने के बराबर डाटा डिलीट किया है। तो अब ये थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको इसको। एक सवाल आया तो सर लर्निंग आपकी बुक से करनी होगी आईकेएप से? अगर आप लेक्चर्स पूरे ले रहे हैं, जैसे मैंने थोड़े पहले बुक्स का बताया था, अगर आपने लेक्चर लिया है, सुना है, आपने देख लिया है, नोट्स यूज किए हैं, तो आप किताब यूज करके चला सकते हैं काम। वो लोग जो सेल्फ स्टडी पे पढ़े हैं, आपसे कोई आपका दोस्त पूछे कि जी मैंने सेल्फ पे पढ़ना है तो बताओ मैं क्या करूं, उसको कहें आप आईकेएप की किताब देख ले, उसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसकी 5-7 एग्जाम्पल्स होती हैं, फिर उसके कुछ सवाल होते हैं, फिर अगली तरफ आते हैं, तो पता लगता है 4 सफ़े में गिनती के 3 पैराग्राफ जो याद करने वाले थे, बाकी सब जगह तो वो एग्जाम्पल वगैरह बताई हुई थी। हमारी किताब में हमने नोट्स अलग किए हुए होते हैं, एग्जांपल्स अलग की हुई होती हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि एग्जैक्टली याद करने वाला क्या है। तो आप मेरी किताब को यूज कर सकते हैं अगर आप विद लेक्चर्स विद क्लासेस इसको यूज कर रहे हैं तो। लें जी, एक भाई ने कहा सर पिछली दफा वाली बुक यूज हो सकती है, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा होल्ड करूंगा, मैं एंड ऑफ सेशन पे जो सवाल होंगे मैं उनको जवाब देते हुए इस सवाल को भी जवाब दे दूंगा ताकि जो लोग आए हुए हैं वो जरा ज्यादा आवाजार ना हो। थोड़ा बहुत आवाजार तो आपने होना ही है ना। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है? अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हमने सबसे पहले अपने वीकली टारगेट को पूरा करना है। वो जो छोटे-छोटे से लेक्चर्स हैं, पूरे चैप्टर का आपको लेक्चर्स 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट की फॉर्म में मिल जाएगा और आप हफ्ते में 2 दिन पढ़ें, 3 दिन पढ़ें, 4 दिन पढ़ें, 5 दिन पढ़ें, रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपने वीकली टारगेट को मीट करना है। अगर 2-3 दिन आगे पीछे हो गए, परेशान नहीं होना, सिलेबस बड़ा है लेकिन ये जो हमारा कस्टमाइज्ड तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था, इससे आप कम टाइम में कवर कर देते हैं। नियर पीयर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग कई दफा एक सेशन में 2-3 महीने में पहले एक सब्जेक्ट खत्म करते हैं, फिर अगले 2-2.5 महीने में दूसरा भी खत्म कर लेते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, आपने उस वीकली प्लान पे चलना है, क्योंकि अभी बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन छोटा सब्जेक्ट अगर होता तो आप इस तरह से कर सकते थे। तो पहली चीज, आपने वीकली टारगेट को फॉलो करना है। हर वीक को उसके वीक एंड होने पे आपने लाजमी कवर करना है। दूसरा, आपने राइटिंग में करना है, रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक रजिस्टर बना लेना है। बचपन में अगर आपने कोई मैट्रिक एफएससी में कोई चीज लिख के याद की थी तो वो आपको ज्यादा बेहतर याद हो गई, बल्कि आपको रजिस्टर तक याद आ रहा होता है कि मैंने ऊपर लिखा था, रजिस्टर की शक्ल ऐसी थी, फलाना। आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। जो लेक्चर मेरा आपने अटेंड किया, अटेंड करने के बाद आपने किताब खोली, किताब में वही वाली चीजें थी और आपने उसके अपने पास नोट्स बना लिए। बाय द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटी ना मेरी किताब करनी है ना मेरे लेक्चर में घुसना है, आपने अपने जो हैंड रिटन रजिस्टर बनाया हुआ है आपने उसे उठा के याद करना है, जिससे आपकी हमेशा रिटेंशन काफी बेहतर होगी और देर तक रहेगी। तीसरा, आपने वीकली टेस्ट देना है। मैंने आपको बताया कि अगर आप टेस्ट देने पे आए तो हम 25 टेस्ट ले रहे हैं। आपका फाइनल मॉक आने से पहले 25 दफा टेस्ट होगा। हर वीकेंड पे टेस्ट हो रहा है, फिर आगे रिवीजन के वक्त मैंने आपको बताया कि उन 2 हफ्तों में हर दिन टेस्ट है। हम बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग के थ्रू चलेंगे, क्योंकि होता ये है कि लोग पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन उसको लिख के नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते। तो विद दिस एक्सटेंसिव टेस्टिंग आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। और अगेन, अगर ये 25 बोला है तो ये नहीं है कि मैंने जोश खिताबत में 25 बोल दिया है। आप सीनियर से पूछ सकते हैं, अपने पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ये सर आतिफ जब टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये वाकई सीरियस होती है, मजाक चल रहा होता है? तो ये हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है और रिवीजन वाले 2 हफ्तों में तो हर दिन टेस्ट हो रहा है।
और मिड टर्म है जो कि फिर 100 नंबर का है 3 घंटे का, फिर फाइनल मॉक है जो 3 घंटे का है। बाकी टेस्ट जो है वो तकरीबन रेगुलर टेस्ट 50 मिनट से 1 घंटे के होंगे, और रिवीजन वाले उसमें चूंकि डेली टेस्ट हो रहा होगा तो कोशिश करेंगे 30-40 मिनट का रखें, ताकि वो डेली बहुत ज्यादा लोड उसमें ना आए। तो तीसरी चीज, आपने वीकली टेस्ट करना है। चौथी चीज, आपने इंटरेक्ट करना है भाई, लाइव सेशन में आना है, मेरे पास आए, मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स है, हमसे इंटरेक्ट करें। आप अगर खामोशी से बैठे रहेंगे और कहेंगे टीचर को तो समझ ही नहीं आ रही मेरे क्या दुख है, तो वो गलत होगा। आए कहीं सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, सर आपकी वो वीडियो देखिए, अभी भी ये मेरे जहन में पॉइंट है, मुझे बताएं मैंने इसको किस तरह से कवर करना है, क्या वो करना है। लाइव सेशंस में आए, आप इन्वॉल्व रहें, रेगुलर रहें। ये वो छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं कि आप जान लें। हमारे जब आप सिलेबस में या जब देखेंगे कि हमारा कंटेंट का फैलाव किस तरह से है, तो थोड़ा-सा मैं उसको बताने की कोशिश करूँ। आपको हर मॉड्यूल में, ज़्यादातर मॉड्यूल का मतलब है एक मॉड्यूल में नॉर्मली एक चैप्टर होता है। नियर पीयर पे आप जाएंगे, आपको मॉड्यूल्स की लिस्ट नजर आएगी। मैंने भी आपको बताया कि इस वक्त आप फौरी जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिसऑर्डर नजर आएगा, क्योंकि ओवर वीकेंड हमने इसको सारी चीजों को सीधा करना है। मैंने आपको बताया था कि नई स्कीम आने की वजह से अभी हम बैकएंड से बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो लेकिन चूंकि चीजें डिलीट होने वाली हैं, नई ऐड होने वाली कम है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा ईजी है इंशाल्लाह ताला। जब आप वहां जाएंगे तो आपको 26 मॉड्यूल्स नजर आएंगे जो मैंने आपको पीछे प्लान में दिखाए। हर मॉड्यूल तकरीबन एक चैप्टर है, या उसमें कोई अप्रोच होती है कि रिवाइज कैसे करना है फलाना। जो हर चैप्टर है वो आगे से 3 वीडियोज में डिवाइड हुआ है, 3 तरह के फोल्डर्स में डिवाइड हुआ है। अब ये 3 तरह के फोल्डर क्या हैं? एक फोल्डर में लेक्चर्स हैं, उसके जो भी आपने पढ़ा है उसका आपके छोटे-छोटे से बिट साइज लर्निंग वाले लेक्चर हैं। 15 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट भी होगा, 4 मिनट भी होगा, तो कई दफा 18-19 मिनट भी होगा। वो लेक्चर है जो आपने उस चैप्टर को समझने के लिए करना है। फिर एक फोल्डर है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एक चैप्टर करने के बाद टिपिकली, भाई आप जिंदगी में पहली दफा बीलॉ पढ़ रहे हैं, मैं तो 18 साल से पढ़ा रहा हूं इस तरह की चीजें। तो मैंने क्लास में जब बच्चों को अगले दिन जाके सुना, तो उनके जो सवाल होते थे मैं उसको जहन में रख लेता था। इसी तरह से ऑनलाइन में भी जो लोगों के सवाल होते थे, अलग अलग टाइम पे हम उसको साथ-साथ रिकॉर्ड करते जाते थे। तो FAQ में क्या होगा, आपको किसी चैप्टर में 27, किसी चैप्टर में 12, किसी में 15 सवाल नजर आ रहे होंगे। चैप्टर करने के बाद जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद कोई एक सवाल जनरेट होता है, आपने पहले इस FAQ में जाके देखना है कि मैंने उस सवाल के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई होगी। अगर ना मिले तो लाइव सेशन तो है ही, व्हाट्सएप तो है ही, बाकी चीजें तो हैं। तो दूसरा फोल्डर होता है FAQ। तीसरा होता है फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें पूरे चैप्टर को, अब आप छोटे-छोटे टुकड़ों में तो पढ़ के बैठे हुए हैं, अब आप कहते हैं सर मैं एक गो में बैठूं और बस फ्लो में, ना आपके कपड़ों का रंग बदले, ना आपका तरीका बदले, ना आप गायब हो जाए, ना आपकी स्क्रीन बदल जाए, मुझे एक गो में, एक सेटिंग में, 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। तो वहां पे एक सिंगल वीडियो होती है जो पूरे चैप्टर को क्विकली रिवाइज कराती है। ये नॉर्मली रिवीजन के वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जब आप ज्यादा लेक्चर नहीं पढ़ना चाहते, कम लेक्चर में कवर करना चाहते हैं। तो एक तो इसमें एक 1 वीडियो होती है, वो फुल रिवीजन के लिए होती है। दूसरा, इसके अंदर आपके पास पास्ट पेपर्स की वीडियो होती है, जो इस चैप्टर के पास्ट पेपर्स होते हैं उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद होती है, जिसमें मैंने उन सवालों को डिस्कस किया हुआ होता है। जब आप एक चैप्टर करते हैं और पास्ट पेपर को पहले आप खुद देखते हैं, तो कुछ सवालों पे आप अटक जाते हैं। तो रादर देन कि आप लाइव सेशन में पूछें, उसके ऊपर वो वीडियो देखें, तो वीडियो में मैंने हर सवाल में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको कैसे लिखना है, उसको किस तरह से करना है, उस पर डिस्कशन की हुई है। तो आपको तमाम चैप्टर्स के मॉड्यूल में 3 तरह का कंटेंट नजर आएगा, लेक्चर्स, FAQ और रिवीजन। तो नियर पियर पे मजेदार बात ये है कि हमने सजाया हुआ होता है, बड़े शौक से उसको सजाते हैं, ऐसे ना, मतलब अभी भी जैसे मैं वीकेंड पे बैठ के वो पूरा सारी चीजें सेट कर रहा हूँ, ये इसके नजर आए, इसके अंदर वो 3 चीजें नजर आए, उसके अंदर वो 2 चीजें नजर आए। जितना ऑर्गेनाइज आपका पोर्टल होता है, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप पढ़ते जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में होता ही है कि आप कॉलेज से दूर हो गए होते हैं। तो ऐसे में वो पोर्टल आपकी हेल्प करता है, वो आपको बताता है कि इतने मिनट्स रिमेनिंग है, इतने आवर्स रिमेनिंग है, आपने इतना कर लिया है। आप दोबारा जाते हैं तो वो कहता है आओ मैं तुम्हें वहीं ले चलूं जहां तुमने छोड़ा था। तो बड़े जबरदस्त तरीके से पोर्टल आपको मैनेज करता है। फिर इनका चैटबॉट भी मौजूद होता है, आप उससे छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं रिदम कैसे बनाऊं, तो वो नियर पियर का जो मोबाइल ऐप के साथ इनका चैटबॉट होता है, आप उससे सवाल पूछें, वो आपको हेल्प कर रहा होता है यही की तरह से। तो 3 चीजें होंगी। एक महीने का सर FAQ को दोबारा बता दें, लेक्चर में टू द पॉइंट एडिटेड कॉन्सेप्ट होगा। FAQ में जो टिपिकल सवाल उस चैप्टर के बाद जनरेट होते हैं वो सवाल होंगे, मैंने उसके जवाब दिए हुए होंगे वीडियो में। और रिवीजन वाला फास्ट ट्रैक वाला जो फोल्डर है उसके अंदर क्या होगा, मैंने तेजी से उस सारे को कवर कराया होगा। मैं बीच में किसी टाइम पे कोर्स स्ट्रक्चर की शक्ल दिखाते वक्त की भी एक वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और इजीली समझ भी आ जाएगा। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।
मैंने काफ़ी आप लोगों को तंग किया, आपको परेशान किया, टेंशन दी काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन आंसर सेशन आपके जो भी सवाल है आप क्वेश्चन टैब में लिखें, एंड पे तालिबे दुआ आपने दुआ ज़रूर करनी है, आपको हेल्प हुई। आप सेशन में एनरोल हो ना हो, ये ओरिएंटेशन एक दफ़ा जब मैं कराऊँगा तो ये फ्रीली अपलोड हो जाएगी और हर यूज़र चाहे वो पेड है, चाहे वो फ्री है, वो जाके इसे देख सकता है। अगर आप नए हैं तो और एनरोल आपने नहीं कराया तो नियर पीयर पे अभी 1-2 दिन बाद जब आप देखेंगे तो कुछ फ्री मॉड्यूल्स नज़र आ रहे होंगे। कुछ पूरे चैप्टर हमने फ्री रखे होते हैं उन लोगों के लिए जो पहले समझना चाहते हैं कि हमारी क्लास किस तरह की है, फिर एनरोल कराना चाहते हैं। तो आपको 1-2 मॉड्यूल वहाँ पे फ्री नज़र आएँगे, आप वहाँ देखें, समझें हमारा पैटर्न, अगर समझ आए तो आपने जॉइन करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में एंटर हो जाएँ और बाद में पता लगे धोखा हो गया था, क्या था, किस तरह। तो आप ट्रायल जो लेक्चर्स हैं, जो फ्री लेक्चर्स हैं, उनको देख सकते हैं। 2 मोड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडियो मोड है और एक क्लासरूम मोड है। हम नियर पीयर को कहते हैं ये फोकस मोड की क्लासेस होती हैं। फोकस मोड का मतलब ये होता है कि ये कम टाइम में आपको ज्यादा तैयारी कराती हैं, टू द पॉइंट एडिटेड वीडियोस से आपका टाइम बच जाता है। तो ये टाइम फोकस वीडियोस हैं। इसमें 2 मॉडल्स हैं, एक इस तरह से है कि मैं यूं बैठा हुआ हूं, पीछे बैकग्राउंड आ रहा है या पीछे ब्लैक हुआ होगा और मैं वीडियो के अंदर बैठा हूंगा या वीडियो के बाहर लेफ्ट राइट पे बैठा हूंगा। वो स्टूडियो मोड है जिसमें टीचर खासतौर पे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरा क्लासरूम मोड होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें क्लास में चलता फिरता टीचर नजर आए, वैसे ही नजर आए जैसे बाकी कॉलेजेस में नजर आता है। अब उनकी सवा सवा डेढ़ घंटे की क्लासेस से आप बचना भी चाहते हैं, आप स्मार्ट भी पढ़ना चाहते हैं और आपको टीचर भी चलता फिरता चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम चलते फिरते टीचर की भी एडिटेड वीडियो में जिस कॉलेज में फिजिकली बड़ा एग्रेसिवली बहुत सारी क्लासेस को वो कर रहा होता हूँ, वहां से मेरी वीडियोस पकड़ी जाती हैं, हम उसे एडिट करते हैं और हम उसको नियर पीयर के पैटर्न पे ले आते हैं, ताकि मजे की बात है कि वो वीडियो अलग से बनाना ज्यादा आसान है, एडिट करना मुश्किल है, लेकिन वो जो नेचुरल फील देनी है क्लास वाली, वो फील आपको वहां पे मिल रही होती है। तो इसके 2 तरह के मोड्स हैं। तो ये वो कुछ टिपिकल बातें हैं जो आपको बतानी जरूरी थी। अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप बताएं, जिनका सवाल नहीं है वो नो लिख दें, और ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कितने लोगों का सवाल है और मैं फिर उनसे साथ साथ पूछ सकूं। कुछ सवाल मेरे पास आए हुए हैं। सर, सीलो आपकी लास्ट टाइम वाली बुक यूज हो सकती है? आप ध्यान से सुनना है। पिछली दफा की आपने सीलो की बुक उठानी है, चैप्टर नंबर 12 को फाड़ देना है वहां से, चैप्टर 6 में जाना है। चैप्टर 6 4 सफ़ों का है, उसमें से आखिरी 2 सफ़े फॉर श्योर इस्तेमाल होंगे और पहले 2 सफ़े में रजिस्ट्रेशन और प्रोस्पेक्टस वाली हल्की सी चंद लाइंस इस्तेमाल हो जाएंगी। अदरवाइज 100% वही किताब है। चैप्टर 11 में एक कॉन्सेप्ट डिलीट करना था, इन्होंने नहीं डिलीट किया, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का, जो मैं इनके पीछे पड़ा रहूंगा कि डिलीट करें, क्योंकि वो अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है और किताब में इन्होंने गलती से डाला हुआ है, कुछ और चीजें भी डाली हुई हैं। तो फिलहाल आपके लिए ये है, अल्लाह करे दुआ करें, आईकेप का एक सप्लीमेंट है, आईकेप की कुछ क्लैरिफिकेशन है कि हमें कुछ शरीफ लोगों ने कहा है कि सिलेबस में ये चीजें एक्स्ट्रा है, तो वो शायद डिलीट कर दें इंशाल्लाह। हमारे पास कुछ नो भी मौसूल हो चुके हुए हैं। सर, मेरिट सर्टिफिकेट के लिए कुछ टिप बता दें। जी, आज के डेट पे 100% टिप इस वक्त नहीं होगी, जब आप सिलेबस में आगे जाएंगे तो चीजें आपको समझ आएंगी। तो जब मैं एंड ऑफ सेशन के ऊपर आपको टिप्स दे रहा हूँ तो उस वक्त चीजें ज्यादा अच्छी होंगी, लेकिन आज की डेट में आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल नंबर 1, मेरिट सर्टिफिकेट देने के लिए आप जिस पेपर में मेरिट लेना चाहते हैं उस पेपर के साथ जितने और पेपर देंगे उन सबका पास होना जरूरी है। आपने 2 पेपर दिए, 3 दिए, 4 दिए, आपने जितने पेपर दिए वो सारे के सारे उस अटेम्प्ट में पास होना जरूरी है। नंबर 2, जिस पेपर में मेरिट लेना चाहते हैं उस पेपर की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जांपल, आप लॉ दे रहे हैं, टैक्स रिपीट पे दे रहे हैं और FR1 दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर टैक्स, FR1 और लॉ तीनों पास हो जाते हैं और लॉ की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है और टैक्स की भले रिपीट है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो पास हो गया इस गो में, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरा रूल, कम से कम 70% मार्क्स हों आपके, ताकि आप एलिजिबल हो सकें। तो नंबर 1, आपने उस अटेम्प्ट में जितने पेपर दिए हैं, 3 या 4, वो सारे पास हुए हों। नंबर 2, जिसमें मेरिट लेना चाहते हैं उसकी दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए। और नंबर 3, कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा सर, आपने डेटा वाला पेपर क्यों नहीं पढ़ा रहे? हाय दोस्त, आपने ना मेरे रूह जख्मी कर दिया आपने, जाना। मैं यकीनन पढ़ाना चाहता, मेरे पास कुछ टाइम थोड़ा सा अवेलेबल होता या मेरी टीम में कहीं गैप होता। हुआ ये कि डाटा का पेपर जब आया है तो हमारे पास ऑलरेडी टीम में इतने जबरदस्त लोग थे, इतने कॉम्पिटेंट, इतने एग्रेसिव लोग थे, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी, तो स्टूडेंट्स का फोकस करने वाले भी। तो हमारे पास हमारे टीचर्स में से 2 ऐसे टीचर्स जो थ्योरी स्पेशलिस्ट हैं, दोनों ने अपने अपने तौर पर डाटा का पेपर उठाया और दोनों जबरदस्त कर रहे हैं, एक फिजिकल में एक ऑनलाइन में, और दोनों ने बड़ा अच्छी एनरोलमेंट है उनके पास। तो अब
एक अच्छी एनर्जेटिक टीम के होते हुए फिर मुझे हुआ कि भाई ज़रूरी थोड़ी कि मैं हर सब्जेक्ट में घुस जाऊँ। तो मैं थोड़ा-सा ब्रेक किया है। अगर बीच में कहीं लगेगा कोई परेशानी नज़र आएगी तो ज़रूर उसको वो करेंगे। मुझे पसंद है वो पेपर, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद कि मैं स्टूडेंट्स के साथ धोखा करूँ। मैं एक और पेपर उठाऊँ, मैं उनको टाइम ना दे सकूँ, मैं उनके साथ लाइव सेशन ना कर सकूँ, मैं टाइमली उसकी स्लाइड्स ना बना सकूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ना 5-6 इंस्टीट्यूट्स का लोड भी है। एक फिजिकल कॉलेज है उसको ऐड कर रहा हूँ, एक ऑनलाइन अभी फिजिकल कॉलेज में मैंने वो नोटिफिकेशन दिया है कि मैं इसकी मैनेजमेंट से निकल रहा हूँ। तो मेरा अपना टीचर रोल मुतासिर हो रहा है। पता है, सारे टीचर्स सारे वेंचर्स को सीधा करते-करते मेरा अपना बिज़नेस लॉ की मैं पोर्टल अभी तक नहीं सेट कर पाया, और अभी पूरा वीकेंड लगेगा और वो सारा पोर्टल हमें सेट करना होगा। तो इसलिए अगर मुझे लगता कि टीचर्स नहीं कैपेबल होंगे तो मैं घुसता, टाइम ना भी होता मैं घुसता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोनों टीचर्स जो हमारे ग्रुप में मौजूद हैं वो ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, तो मुझे उन दोनों पे बड़ा भरपूर ट्रस्ट है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है और मैं वाक़ई सोच रहा हूँ कि मेरा अच्छा फैसला था, मैं उतनी मेहनत ना कर पाता। सर एसबीआई या नियर वन कौन-सा बेहतर है? ओए होए होए! क्या बात कर दी। अब मैं एसबीआई में भी खड़े होके कहता हूँ और मैं यहाँ पे भी खड़े होके कहता हूँ, मुझे मॉड इनका पसंद है, नियर पीयर का। क्यों? ये टाइम बचाता है। लेकिन एसबीआई में फ़ायदा ये है कि आप फिज़िकली जाते हैं, आप रेगुलर रहते हैं। अगर आपने एसबीआई को ऑनलाइन में लेना है तो नहीं, फिर आप नियर पीयर लें। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसा बच्चा हूँ कि ये सारे पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ता हूँ, तो येस फिर आप एसबीआई जाएँ। तो ये 2 अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक फिज़िकल प्रोडक्ट है, हाँ, उस फिज़िकल प्रोडक्ट की रिकॉर्डेड क्लास वो मुझे को बहुत ज़्यादा अच्छा मॉड नहीं लगता। मैं मानता हूँ कि जब मेरे एडिटेड फाइन ट्यून सस्ते लेक्चर्स मौजूद हैं, तो मुझे ही महँगे में क्यों खरीदा जाए? शुक्र है, मतलब चलो नियर पीयर अलग लोग हैं, एसबीआई में जो है ना मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि कोई मेरे से नहीं पूछेगा भई ये क्या कर रहे हो? तो मेरा अपना सेटअप एसबीआई, लेकिन मैं उसकी ऑनलाइन वर्सेस नियर पीयर की ऑनलाइन में नियर पीयर की ऑनलाइन को हेल्प करूँगा, और इस वक़्त देखिए मैं नियर पीयर का लोगो भी पहना हुआ है। तो इस वक़्त ये ऐसा बोलना और ज़्यादा वाजिब भी हो जाएगा। सर कुछ ऐसा कैप्शन, कोड या सेंटेंस बताएँ जिससे मोबाइल वॉलपेपर पे और रूम में लिख के लगाऊँ, सुस्ती आए तो देख के अलर्ट हो जाए। ओए होए! भाई तो बहुत ही दूर निकल गए हैं। लेकिन जुमला अगर चाहिए तो जब भी ज़िंदगी में मायूसी हो या आप आगे बढ़ना चाहें, तो वालिदैन के चेहरे की तरफ देखें। आपको उनके चेहरों पे, अब अगेन मतलब जुमला यहाँ तक खत्म हो गया। अब मैं थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट करता हूँ। आपको उनके चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियों से अंदाज़ा होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपको अच्छा इंसान, बड़ा इंसान बनाने के लिए बहुत मेहनत कर दी है। नो दिस इज़ द टाइम कि अब आपने गिव बैक करना है। अब आपने एफर्ट करनी है, टाइमली कनेक्टेड रहना है, मेहनत करनी है और जल्दी से जल्दी उनको खुशियाँ देनी है। शायद उनको आपकी खरीदी हुई गाड़ी में नहीं बैठना, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप एक गाड़ी खरीदो और आप उसमें सफ़र करो। वो देखना चाहते हैं कि आप लाइफ़ में सक्सेसफुल हो, तो आप जब खुश होंगे, सक्सेसफुल होंगे तो आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे। तो द बेस्ट थिंग इज़ आपने जब-जब आपको लाइफ़ में सुस्ती हो, आपका दिल ना कर रहा हो पढ़ने का, आगे बढ़ने का, वालिदैन से एक दफ़ा मिलके उनका चेहरा ज़रूर देखें। उस चेहरे पे अपने लिए जो उम्मीद, उमंग नज़र आएगी और उस चेहरे पे उनकी ज़ाती ज़िंदगी की जो थकन नज़र आएगी, इंशाअल्लाह ताला आपको कभी परेशानी नहीं होगी और आप हमेशा मोटिवेटेड होंगे, अपने लिए नहीं जीना। पता है आप बचपन में जब छोटे थे तो आप बिस्तर में ही लेटे-लेटे जो है वो आप शू-शू कर देते थे। आप जो है आपको कुछ खुराक की ज़रूरत भी होती थी तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी रातें कुर्बान की हैं, पूरी-पूरी रात जाग के आपको फ़ीड किया है, आपको हेल्प किया है, आपके बाकी मामलात देखे हैं, आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया है जब वो ताकत में थे और आप कमज़ोर थे। आज आप ताकतवर हो और वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर हो रहे हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम। आपने कभी ये नहीं सोचना कि ये क्यों मेरे से बार-बार बात पूछ रहे हैं, इनको समझ क्यों नहीं आ रही, ये मुझे मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं चलाने दे रहे। उन्होंने आपको हाथों से पकड़ के बड़ा किया है, आपको चलना सिखाया है, आपको आगे बढ़ना सिखाया है। तो अब जब आप ताकत में होगे ना, तो यू हैव टू रिटर्न दैट। आप पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करके वालिदैन की खिदमत करें, आप उनकी आप पे लगाई गई एक रात को भी आप गिव बैक नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। मेरे ख्याल में इसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है। वापस इधर आते हैं। अ मेरिट सर्टिफिकेट हो गया। सर ये बात बता दें काइंडली कितने परसेंट क्रैमिंग वाले क्वेश्चन होंगे? तकरीबन 40-60 की रेशियो होती है, 40% रट्टा और 60% लॉजिक। लेकिन लकीली अब सी लॉ, बी लॉ फिर मर्ज हो रहा है। जब ये पहले मर्ज हुए हुए होते थे, उस वक़्त 12-13% रिजल्ट आता था आईकैप में। तो उस टाइम पे कंपनी लॉ में तकरीबन 35-40 नंबर क्रैमिंग होती थी 50 में से, और बी लॉ में मुश्किल से 10-12 नंबर क्रैमिंग होती थी। तो सी लॉ इस टाइम पे हमारा क्रैमिंग बेस्ड वो होगा। अभी मैं थोड़ा-सा आपको एक शेड्यूल दोबारा दिखा दूँ। अब आपको ये शेड्यूल थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बी लॉ, सॉरी सी लॉ। हम सी लॉ से स्टार्ट करेंगे और हम ऑल द वे चलते-चलते यहाँ पे खत्म कर लेंगे।
सी लॉ को। फिर हमारा एक मॉड्यूल होगा जो अभी क्रिएट नहीं हुआ, मैं क्रिएट करूंगा, कंपनी लॉ रिवीजन टिप्स। मैं फिर बताऊंगा कि सी लॉ में अब कम तरीके से कम टाइम में कैसे तैयार करना है, इसको रट्टा कैसे लगाना है, इसमें डेट्स कैसे याद रखनी है, इसके फाइन्स पेनल्टीज कैसे याद रखनी है। देन हमारा यहाँ से बी लॉ स्टार्ट होगा। 1.5 हफ्ते बाद हमारा मिड टर्म आ जाएगा जो मेनली सी लॉ का होगा और 1-2 चैप्टर बी लॉ के होंगे। फिर हम चलते बी लॉ पे ये टाइम लगाएंगे यहाँ तक। फिर इसी तरह से एक मॉड्यूल आ जाएगा जो बी लॉ की रिवीजन की टिप्स बताएगा, सारे मिसिंग एरिया। फिर हम एक पूरा हफ्ता सी लॉ को रिवाइज करके उसके टेस्ट दे रहे होंगे 5, एक पूरा हफ्ता बी लॉ को रिवाइज करके उसके 6 टेस्ट दे रहे होंगे। ये रिवीजन वाली वीडियो सवा घंटे वाली वीडियो होगी और इसमें जरूरत पड़ने पे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइव सेशंस भी बढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। देन आपके पास 1 वीक आ जाएगा सेल्फ रिवीजन के लिए, मॉक तैयार करने के लिए। आप मॉक देंगे पेपर से ठीक 2 हफ्ते पहले, आपका फुल फ्लेज हम एक मॉक लेंगे जो कि 100 नंबर का होगा। फिर 1 हफ्ते का आपके पास मार्जिन आएगा, फिर आईकैप का मॉक होगा। लेफ्ट साइड पे तारीखें लिखी आ रही हैं और ये राइट पे कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये हमारा इस तरह से इंशाल्लाह ताला प्लान है और ये लिखा हुआ आ रहा है कि हम कब लाइव सेशन कर रहे होंगे। ये मैंने यहाँ गैप रखा है, क्यों? इस वक्त आप मिड टर्म दे रहे होंगे और नेक्स्ट वीक के मंडे आपके पास कुछ नहीं होगा शेयर करने के, क्योंकि पीछे तो आपने मिड टर्म दिया होगा। मिड टर्म हो जाने के बाद इसकी एक थोरो वीडियो भी आपसे शेयर हो जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट हो जाने के बाद मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये टेस्ट में ये सवाल था, हमने इसको इस तरह से करना था। ठीक है जी। सर टाइम लिमिट में ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कोई चेंज आई है? कोई चेंज नहीं है। जो फार्मूला आपका 2021 से 25 के दरमियान चल रहा था आप उसी तरह से चलेंगे। आप अगर अपनी अटेम्प्ट और उस समेत मुझे ईमेल कर देंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली एक राइटअप भेज दूंगा कि कहानी कब शुरू हुई थी, गिनती कैसे अटेम्प्ट्स की होनी है, फिर 2 ग्रेस अटेम्प्ट्स कब आई और 2 एक्स्ट्रा ग्रेस अटेम्प्ट किन बच्चों के लिए हैं। वो डिटेल राइटअप है, उस पर कुछ वीडियोज भी मैं आपको इकट्ठा हुआ राइटअप भेज दूंगा। सर जी जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन अब खुदाफिज वाला टाइम है। मुझे अंदाजा है कि आप लोगों ने काफी देर मुझे बर्दाश्त किया है। सर आपके लिए बहुत सारी दुआएं सर, लव यू सर, आपसे एक नंबर 1 टीचर हो भाई तो बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा काम करने की। एक ख्वाब देखा था जब मैं स्टूडेंट था तो बच्चे बहुत मुश्किल में होते थे, किताबें नहीं होती थी, लोग हेल्प नहीं करते थे, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं टीचिंग में आऊंगा और मैं किताबों पे, टीचर्स पे, कॉलेजेस पे काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि किस तरह का निजाम बन जाए कि लोगों को अच्छे पैसों में अच्छी चीज मिले। मैं आज 11,250 रुपए या 15,000 में अवेलेबल हूँ। मैंने 20 साल पहले खाली कंपनी लॉ 15,000 रुपए में पढ़ा है, 20 साल पहले। तो अल्लाह का शुक्र है 20 साल बाद 10 गुना इन्फ्लेशन हो जाने के बाद भी आज मैं उतने या उससे कम पैसों में, और मैंने जिनसे पढ़ा था वो बहुत ज्यादा नॉन टीचर नहीं थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने अरसे बाद हम बहुत अच्छे टीचर्स आपको बहुत कम पैसों में अवेलेबल करने के काबिल हुए हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी भी, कि जिसकी वजह से चीजें ज्यादा रीच में आई हैं। तो बस वो विजन था और उसी के ऊपर कायम है। बस अब तो मेरी तो रिटायरमेंट करीब है, बस जो है ना आप आखिरी बाहर 2-3 सेशन बाद मैं सोचूंगा कि यार मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं तो मैं खामखा बच्चों को तंग ना करूं। अब तो यंग जनरेशन अल्लाह का शुक्र अपने हाथ के ट्रेन हुए हुए टीचर्स इस वक्त कम से कम लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाने में इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी मेन कॉलेजेस हैं तकरीबन 11 के करीब ऐसे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं जो लॉ पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अक्सर राब्ता करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो दिस इज द टाइम कि यस अब मतलब मैं अकेला कितना सर्व कर सकता था, वो 11 मौजूद है, मुझे कभी ना कभी तो रिटायर होना है। तो चलें, आप लोग रिटायरमेंट से पहले पहले आ गए, बाद में रिटायर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सर 3 पेपर देने चाहिए तो कैफ 3 लेना चाहिए या कैफ 4? अच्छा सवाल है। अगर तो आप फोकस में मूड में हैं तो मैं थोड़ा सा रैंक कर देता हूँ। कैफ 1 यानी कि एफएआर और कैफ 4 ये 2 बड़े सब्जेक्ट्स हैं और 2 दरमियाने सब्जेक्ट हैं टेक्स्ट और डाटा। एक अप्रोच ये हो सकती है, आप कहें सर मैं पहली दफा हल्का खेलूंगा, तो फिर आप क्या करें, आप FR1 उठाएं, उसके साथ टेक्स्ट और डाटा उठा लें। आप कहते हैं नहीं सर मैं पहले थोड़ा सा लोड लूंगा ताकि मैं अगली दफा इजी हो जाऊं, क्यों? क्योंकि इन 4 में से जो बचेगा आप अगली दफा सीएम में यानी कि मैक और सीपीआर के साथ उठाएंगे, वो दोनों भारी पेपर हैं। तो आई सजेस्ट कि आप इस वक्त 2 भारी पेपर उठाएं, यानी कि आप एफएआर और लॉ, और उसके साथ एक दरमियाना पेपर उठा लें टेक्स्ट, और अगली दफा सीपीआर और FAR2 या मतलब सीपीआर और वो मैक उठाएं और उसके साथ उठा लें डाटा, और एंड पे फिर आपको मुलाकात होगी BIA और ऑडिट से। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि आप 1 to 4 उठाएं, फिर 3, 5, 6 उठाएं और फिर 7, 8 उठाएं। सर कैफ वो ज्यादा लर्निंग वाला सब्जेक्ट है जी, इससे आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है, आपको आगे काफी काम आता है ये प्रैक्टिकली भी। सर वीकली टारगेट को अचीव करने के लिए डेली कितने लेक्चर लेने पड़ेंगे? अगर आप आवर्स में बात करें तो शायद किसी भी दिन आधे घंटे से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। अगर आप उस पूरे प्लान को, उस पूरे चैप्टर को दिनों पे डिवाइड कर देते हैं तो आपको आधे घंटे से ऊपर इंशाल्लाह नहीं पढ़ना पड़ेगा।
तो डेली लेक्चर्स कितने लेने पड़ेंगे डिपेंड करता है। हो सकता है एक चैप्टर की 10 वीडियोस हो छोटी-छोटी, और हो सकता है चैप्टर की 4 वीडियोस हो दरमियानी-दरमियानी। आपने करना ये है कि हर मॉड्यूल उठाना है और उसके आवर्स को या उसके टॉपिक्स को डिवाइड कर देना अपने दिनों पे और रिलैक्स रह के चलना है। ये नहीं है कि फिल्म देख रहे हैं, मजा आ रहा है, एक लेक्चर खत्म हुआ, अरे यार आगे क्या बात हुई, क्या बात हुई। शौक से देखना चाहें देख लें, लेकिन अपना रेगुलेटेड जरूर रखें प्लान। सर रुलाए नहीं सर प्लीज, ओए भाई बहुत ही जज्बाती हो गए, रिटायरमेंट वाली बात इमोशनल करते हैं भाईजान, मतलब ये हकीकतें हैं। खैर मतलब टीचर्स तो 55 50 60 70 साल तक भी चल रहे होते हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इंशाल्लाह निजाम बनाएंगे, यंग टीचर्स देंगे आपको, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फ्रेंडली, ज्यादा व्हाट्सएप फ्रेंडली टीचर देंगे इंशाल्लाह ताला। रिटायर होते होते भी मैं पिछले 3-4 साल से सोच रहा हूँ रिटायर होने का, होते होते भी मैंने टाइम लगा देना है, निजाम मजबूत होगा तो रिटायर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सर एटलीस्ट 90 ईयर तक आप पढ़ाए हो जालिम आदमी। सर ये हो गया, ये सवाल हो गया, ये सवाल। सर क्या 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं? रिकमेंडेड नहीं है, अच्छा नहीं है। आप पिछली पहले ले सकते थे, उस वक्त 2 छोटे पेपर होते थे, बीलो छोटा होता था। अब ये 4 ग्रुप एक है ना, इकट्ठे उठाना ही जुल्म है। तो ऐसा ना करें, कॉलेजेस तो अपनी कमर्शियल मजबूरियों में आपको पूरा ग्रुप ए का पैकेज दे देंगे, लेकिन अब ये को बहुत सजेस्टेड, बहुत अच्छा एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर आप जुलाई से ही पीआरसी करके फारिग हुए थे और आप उसी वक्त से पढ़ना शुरू हो गए थे और अब आप अवेल करना चाहते हैं तो एक और बात है। बट अगर आप आज पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा मशवरा है कि 4 नहीं 3 उठाएं। आईकेएप में जब सैकड़ों हजारों लोग पास हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे 4 पेपर इकट्ठे पास करने वाले 100 के करीब बच्चे होते हैं। 3 पेपर इकट्ठे पास करने वाले होते हैं कोई 4000 बच्चा। तो 100 बच्चे और 4000 बच्चे में बड़ा फर्क है, क्योंकि 4 पेपर इकट्ठे उठाना अच्छा खासा दिक्कत है। तो मत अपने आप को बिला वजह फंसाएं, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि 2 सेशन में कर लेना है, बड़ी वैरायटी है। आपने पीपी भी करना है, आपने एमएस ऑफिस भी करना है, वो आप आइल्स के पैटर्न का एक नया टेस्ट भी आईकेएप ले आया है। तो ये 2 सेशन में कैफ को जल्दी से भाग दौड़ के करने वाले तरफ मत जाएं, 3 में डिवाइड करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें और हर सेशन में एक एक्स्ट्रा वैरायटी उठा लें। एक दफा एमएस ऑफिस उठा लिया, एक दफा पीपी उठा लिया, एक दफा वो राइटिंग वाला पेपर उठा लिया। सर वीक 1 में मॉड्यूल 1 पूरा करना है बस। मॉड्यूल 1 तो वो है स्टार्टर पैक यानी कि ओरिएंटेशन। आपने सिर्फ एक चैप्टर, और वो उसमें भी अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट इनकॉर्पोरेशन। मॉड्यूल 2 में चैप्टर 1 है कंपनी लॉ का एक्सेप्ट इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि वो जरा ज्यादा बड़ा है तो मैंने आखिरी 2-3 सफे रुकवा दिए कि वो नहीं, वो अगले वीक में जाएंगे। तो हर वीक के सामने उसका रेगुलेटेड टारगेट है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। सर मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं? अगेन वही वाली बात है कि आपने क्रैमिंग वालों को बड़े अच्छे तरीके से करना है। क्रैमिंग में आपको फुल बटा फुल नंबर मिल जाते हैं। 4 नंबर का सवाल है, आपने सही लिखा है तो पूरे 4 मिल जाते हैं। लॉजिकल के अंदर जो है ना, वो जरा दिल उनका छोटा होता है, वो एक आध नंबर खामखा काट लेते हैं। तो जो रटे वाले सवाल हैं वो बहुत अच्छे करने हैं और फिर लॉजिकल के लिए टाइम निकालना है। अभी टू अर्ली है, जब आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, सिलेबस डेवलप होगा, फिर मैं आपको पूरी एक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर एक लंबी सी वीडियो दूंगा इंशाल्लाह। सर कैफ 1 3 4 कर लें पहली अटेम्प्ट में, ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई वो नहीं है, क्योंकि 3 और 4 बराबर साइज के हैं। तो दिस कैन हैपन कि आप टेक्स्ट की जगह उठा लें, सॉरी 3 और 2 बराबर साइज के हैं तो आप टेक्स्ट की जगह डाटा उठाना चाहते हैं तो उठा लें। सर मैंने 3 पेपर दिए थे, टैक्स लॉ R1। अब रिजल्ट से पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट पिक करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप टैक्स बी लॉ R1 दिया है तो सबसे पहले दुआ करें कि कम से कम अल्लाह करे 2 पेपर इनमें से पास हो जाएं, ताकि आपका ग्रुप ए ग्रुप बी की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाए। अब आइडियली आपको कंपनी लॉ का रिमेनिंग पोर्शन उठाना चाहिए, आपको वो उठाना चाहिए जो अब लाजमी आपको पेपर मिलेगा डाटा का, और इसके साथ आपको R2 CPR उठा लेना चाहिए। तो CPR, कंपनी लॉ का पोर्शन और डाटा, और रिजल्ट पे एक दफा देख लें, रीअसेस कर लें कि क्या सिचुएशन बनी। क्योंकि अब FAR1 और FAR2 का लिंक खत्म हो गया, आप सिर्फ ग्रुप ए के 2 पेपर अगर आपके पास हैं तो आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। सर आइट्स के पेपर वाला न्यू टेस्ट कौन सा होगा? वो एक डिफरेंट चीज है, ये आज का मौजू नहीं है। आप अगर कभी मुझे ईमेल करें तो मैं उसका पूरा आपसे फॉर्मेट डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त सारे परेशान हो जाएंगे। सर ऑडिट में कौन सी चेंज आई है? आप मुझे सिर्फ ईमेल कर दें, मैं बता दूंगा। ये लॉ वाले बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, 15% चेंजेस आई हैं तकरीबन ऑडिट में। उसमें कुछ चीजों को उन्होंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है, लेकिन आप मुझे मेल कर दें, मैं इस पे एक पूरा वॉइस नोट आपको भेज दूंगा। मेल सामने लिखी हुई आ रही है, आतिफ आब्दी FCA। डन, मेरे ख्याल में अब हमारे सवाल खत्म हो गए और अब लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता परेशान होना शुरू हो गए हैं। तो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने खासतौर पर टाइम निकाला, इसको अटेंड किया।
अब मुझे नज़र आ रहा है आपकी मतलब कमिटमेंट से आप लोग जो कि बड़ा कम टाइम फ़ोकस कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने तकरीबन डेढ़ पौने 2 घंटे बैठ के मुझे सुना है, समझा है, पेपर के डायनामिक्स, चैलेंजेस समझे हैं। बस आपने 2-3 दिन थोड़ा-सा हिम्मत करनी है, हम पोर्टल को थोड़ा-सा सीधा कर लेंगे, उसके बाद आप बड़े तेज़ फ्लो में इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएँगे। तो अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम लाइव सेशन में मिलते हैं। पहले वीक लाइव सेशन नहीं होगा क्योंकि आज सैटरडे है, तो परसों ही लाइव सेशन का फ़ायदा नहीं है। पहले वीक के बाद लाइव सेशन शुरू हो जाएँगे, फिर मिड टर्म वाले वीक और उसके नेक्स्ट वीक में हम लाइव सेशन नहीं करेंगे, उसके अलावा हम एंड तक इंशाअल्लाह वीकली मंडे वाले दिन रात 8 बजे हम हर मंडे रात 8 बजे लाइव सेशन इंशाअल्लाह किया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।